मैं एग्जाम से पहले मास्टरबेट करने चला गया सो दैट आई फील रिलैक्स। वाइफ ने 4 दोस्तों के सामने ये बोल दिया कि तुमसे तो होता ही नहीं है। आई हैव अ केस जहाँ पे लेडी ने ऑलमोस्ट फॉर 2 years अपने हस्बैंड को अपने आप को टच नहीं करने दिया। मेरे पास आज की डेट में केसेस हैं जहाँ पे 14 साल का बच्चा सिगरेट स्मोक करने लग गया है, 12 साल का बच्चा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैम मेरे को तो दोस्तों के आगे कूल बनना है। आई एम वेरी सॉरी टू से, कहीं बार तो मैंने ऐसे खुद एग्जांपल्स देखे जब वुमेन्स अपने राइट का मिसयूज कर रही हैं। लॉट है ना। नाउ अ डेज वी हैव इजीली, जहाँ पे मेल्स हमारे को आके बोल रहे हैं मैम वो लड़की मुझे कह रही है मैं तुझे डाउरी के केस में अंदर डाल दूंगी, मैं तुझे ये कर दूंगी, तेरे घर वालों का ये कर दूंगी। हम इक्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे। ईदर वी आर टॉकिंग अबाउट मेल डोमिनेंस और वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल डोमिनेंस। Men are definitely suffering. Happy mother will give you a happy child. A frustrated mother will give you a frustrated child. अब वो जो माँ फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको सास परेशान कर रही है, पति परेशान कर रहा है, ससुर परेशान कर रहा है, वो अपने बच्चे को मारती है, तो वो बच्चा वो ट्रॉमा लेके चलता है। और जब वो बच्चा लड़ाई झगड़ा देख रहा है घर के अंदर, माँ की वैल्यू नहीं हो रही। अगर 4 बंदे बैठ के बोलते हैं अरे तू चुप रहे, तो बच्चे ने भी बोल दिया तू चुप रहे। सपोज इफ समबडी कम्स और वो मुझे बोलता है मैम मुझे ना जॉब नहीं करनी, और उसके माता पिता उसको प्रेशर कर रहे हैं जॉब करो जॉब करो जॉब करो। अगर एक थेरेपिस्ट बन के मैंने उससे पूछा क्यों नहीं करनी, अरे मैम मैं बहुत अच्छा ना इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, मैं ना बहुत अच्छा पॉडकास्ट रन कर सकता हूँ। एक बार बैठ के तो देखो। मे बी पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट। जिन पेरेंट्स के लड़के हैं वो अपना ओल्ड एज प्लान नहीं कर रहे। यस, वो लड़के पे छोड़ देते हैं, वो लड़के पे छोड़ देते हैं। और जिन पेरेंट्स की लड़कियां होती हैं सिर्फ वो अपना ओल्ड एज प्लान करते हैं। मैम मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, मेरी ना वाइफ कमाती है। तो कोई बात नहीं, कभी कभार आप अपने वाइफ का घर संभाल में हेल्प कर दीजिएगा। मैम वो मैं करता हूँ। अच्छा फिर मैम एक्चुअली ना मेरे को एंजाइटी होती है कि मेरी डेथ हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर उस लेडी ने 7 से 8 बार मुझे पता कि बोला मैम देखना ये आदमियों के रोते रहते हैं। लीगल मैटर्स को तो इंसान फिर झेल लेगा, उसकी मेंटालिटी, उसका मेंटल हेल्थ हम लोग बहुत खराब कर चुके हैं। क्लाइंट आया मेरे पास, एक बच्ची आई जो लगभग 22 साल की है। उसने मुझे कहा मैम मैं अपने पिताजी को मारना चाहती हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा मुझे बताओ क्यों मारना है। तो शी सेड मैम मेरे जो ताऊजी हैं वो मेरी ताईजी को बहुत ज्यादा मारते थे, इस हद तक मारते थे कि ताईजी की ब्लीडिंग होती थी। लास्ट कुछ महीनों में 2-3 बार पापा ने माँ को बहुत ज्यादा मारा। वेलकम टू द शो मिसेस माला एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप आए हमारे शो पे एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें होने वाली है अभी, एंड काफ़ी लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे आपसे बिकॉज आपका कंटेंट बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग अस। सारी बातें करने से पहले आई वुड जस्ट वांट टू नो कि ये कंटेंट क्रिएशन का सिलसिला कैसे चालू हुआ, अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए। सर कंटेंट क्रिएशन ऐसे आया दिमाग में कि जब हम मेंटल हेल्थ की थ्योरीज पढ़ते थे, जब हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मैं इग्नू यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट फैकल्टी काम करती हूँ, तो वहाँ मैंने देखा 70 year old 80 year old है ना। मैं बीइंग अ प्रोफेसर आई वाज द यंगेस्ट वन इन द बैच। वहाँ मेरे से 100 से 150 लोग पढ़ रहे हैं, और 150 लोगों में आप देखेंगे काफ़ी हाई एज ग्रुप, हाँ होंगे कुछ लोग छोटे एज ग्रुप ही होंगे, एंड दे ऑल वर वेरी एक्विजिट अबाउट कि मैम हमें मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में सीखना है। अब हम अपनी नौकरी से मुक्त हो चुके हैं, अब हमें मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी, बच्चा, पेरेंटिंग, फैमिली के बारे में सीखना है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगा अगर हम इसको मासेस को अगर पहुंचा पाएँ और हम बता पाएँ कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ, व्हाट इज़ एग्जैक्टली साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी की थ्योरीज को हम रियल लाइफ में कैसे डाल सकते हैं, वो अगर किया जाए तो शायद लोगों को एक्चुअली हेल्प मिल पाएगी। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आजकल थेरेपी होती है, मेंटल थेरेपी, इज दिस द न्यू कूल? और मैं ये भी देख रहा हूँ आजकल कि लोग अभी भी मेंटल हेल्थ को एक टैबू लेके चल रहे हैं कि एक थेरेपी को लेकर कि आप मेंटल से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पागल हो। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। ये आज भी टैबू है। आज भी अगर पेरेंट को स्कूल में बोल दिया जाए कि आप अपने बच्चे को काउंसलर के पास लेके जाओ, तो फर्स्ट थिंग दे कम एंड टेल मी मैम बस अब हमें ये बता दो हमारे बच्चे में कोई पागलपन तो नहीं है, हमारे बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड, या वो समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बात को कि शायद एक काउंसलर के पास जाना उतना ही नॉर्मल है जितना किसी फिजिशियन के पास जाना। आपको बुखार चढ़ता है तो आप जाते हो ना, इसी तरीके से अगर आपका बच्चा डरा हुआ रह रहा है, स्कूल नहीं जा रहा, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उतना हम नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आज भी एक स्टिग्मा है कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। कई बार लोग मेरे पास बैठ के रोते हैं मैम वी नेवर थॉट वी एंड अप लाइक दिस, हम तो पागलों के डॉक्टर के पास आ रहे हैं। बट एक्चुअली थेरेपी इज आई वुड से अगेन द न्यू, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ न्यू, ये बहुत नई चीज़ नहीं है। अगर हम देखा जाए थेरेपी हमेशा से चलती थी। आज सोशल मीडिया ने, कंटेंट क्रिएशन ने मदद करी है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में, और आ रहे हैं लोग बहुत आई वुड से
आज से 10 साल पहले जब मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, उससे अगर आज का कंपैरिजन दिया जाए तो आज पीपल आर मोर अवेयर, अगेन ऑल थैंक्स टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस मिल पा रही है और लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं. I truly relate with you, Mala, because as in when I entered into this content creation field, I was just an advocate at that point in time. But जब मैं content creation में आया, and you know how relatable it is with you, मैंने लोगों को I try to give them impart knowledge about their rights, their laws. And उसके बाद whenever I used to receive messages from them, DMs from them, then I used to think यार लोगों में कितनी lack of awareness है चीज़ों को लेके. बिल्कुल And they are being आपने- getting duped. Yes. जो लोग आते हैं पागल बना के चले जाते हैं उनको, and a lot of things are happening with them. Yes, तो सोशल मीडिया आई थिंक इज द बेस्ट टूल राइट नाउ दीज yes, डेज. yes. ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है, क्योंकि हम लोगों को बता पा रहे हैं एग्जैक्टली आप रियलिटी जान पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के पीछे. करेक्ट. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि क्वालिफाइड नहीं है अभी, and they put on reels, they put on information which Yes. are very very dangerous, very harmful Yes. to the naive people बिल्कुल ठीक जो कि देख रहे हैं उनका कंटेंट. यस यस यस. तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे को ध्यान आता है, एक क्लाइंट आया मेरे पास, एक बच्ची आई जो लगभग 22 साल की है, और उसने मुझे कहा मैम मैं अपने पिताजी को मारना चाहती हूँ. अब अगर वो किसी काउंसलर के पास जाके बोले कि मुझे पिताजी को मारना है, और काउंसलर ने, जैसे आपने बोला कि अंडर क्वालिफाइड लोग आजकल कई बार अवेलेबल हैं, तो काउंसलर ने उसको क्या बोला, नहीं नहीं बेटा पापा के बारे में ऐसा नहीं सोचते, ये तो बहुत गलत बात है, यू शुड बी ब्लेस्ड, आपके पेरेंट्स हैं. अब आपने एक वॉल क्रिएट कर ली, बिकॉज आप उतने क्वालिफाइड ही नहीं थे, आप समझ ही नहीं पाए कि वो बच्चे ने क्यों सोचा. आपने अपना प्रोजेक्शन कि माता पिता तो बड़े ग्रेट है, आपने वो डाल दिया. एट द सेम टाइम जब वो बच्चा मेरे पास आता है और मुझे बोलता है मैम मैं मारना चाहती हूँ, और मैंने कहा चलो अच्छा मुझे बताओ क्यों मारना है. तो शी सेड मैम मेरे जो ताऊ जी हैं वो मेरी ताई जी को बहुत ज़्यादा मारते थे, इस हद तक मारते थे कि ताई जी की ब्लीडिंग होती थी. लास्ट कुछ महीनों में 2-3 बार पापा ने माँ को बहुत ज़्यादा मारा. अब मैं कॉलेज का एग्जाम लिख रही होती हूँ तो मुझे अंदर ही अंदर डर लगता है. व्हाट यू कॉल इज एंग्जाइटी. मुझे घबराहट होती है कहीं ऐसा तो नहीं घर पर दोबारा लड़ाई हो रही होगी. अब मेरी माँ सेफ नहीं है पिताजी के साथ, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए. इसीलिए एक राइट थेरेपिस्ट के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक राइट साइकोलॉजिस्ट के पास, और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो आपको जज ना करे. करेक्ट. द पर्सन शुड बी नॉन जजमेंटल, क्योंकि दुनिया तो आपको जज कर रही है ना, दुनिया आपको ज्ञान दे रही है. सपोज इफ आई कमेंट सेट यू यार मेरे को ना आशीष ये प्रॉब्लम आ रही है, एंड आप बोलो अरे माला आप ना पॉजिटिव सोचो, देन व्हाट इज द डिफरेंस. साइकोलॉजिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपको अपने डिफरेंट इमोशंस को फील करवा के उसके साथ डील करना सिखाना, ना कि हमेशा ये प्रीच करना कि पॉजिटिव सोचो, मम्मी पापा के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचो. बिकॉज जो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है ज़रूरी नहीं है वो पूरी दुनिया के लिए पॉजिटिव है. Correct. Truly said, and I totally agree with this thing. मैं आपकी बातों से 2 तार जोड़ूंगा. पहले तो अंडर क्वालिफाइड से मैं ये जानना चाहूंगा, और बहुत सारी जनता जानना चाहेगी कि आपकी क्या डिग्री है. हाँ जी सर, मेरी डिग्री है बैचलर्स इन साइकोलॉजी, जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है. देन मास्टर्स इन साइकोलॉजी, अगेन वो मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से करी है. देन एमफिल इन साइकोलॉजी. जिस प्रकार से एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. These are what the masters of psychology. मास्टर्स के बाद यू डू एमफिल. अच्छा, इसके बाद भी मतलब पीएचडी ऑफ साइकोलॉजी होगी? नहीं सर, पीएचडी एमफिल के बाद होगी. ओके. सो दिस इज बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल एंड पीएचडी. ओके. चलिए अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. एक इंसान जो पीएचडी है और वो एमफिल नहीं है कैन नॉट बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. ओके. है ना, जो हम जानते हैं नहीं, ये भी बहुत फर्क है. जिस प्रकार से हमारे यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर को एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक लाइसेंस नंबर देता है प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जैक्टली लाइक दैट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को नंबर मिलता है आरसीआई से. तो जब भी आप अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं आपके पास आरसीआई नंबर, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ऑथराइज नंबर होना चाहिए, दैट यू आर क्वालिफाइड इनफ कि आप वो केस हैंडल करें. ओके. That is very important. And then psychology के अंदर भी then there is a clinical psychologist, there is a rehab psychologist, then there is a counselor also. तो आपको प्रॉपर अपने काउंसलर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना आपका राइट है. और बहुत बार लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो काउंसलर्स के पास जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारे को सही थेरेपिस्ट नहीं मिल पा रहा या हमारा कनेक्शन नहीं बन पा रहा. वो एक बहुत अभी रणबीर कपूर भी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, जो एक्टर रणबीर कपूर है. यस, रणबीर कपूर जी ने एक चीज बोली कि मेरा अपने थेरेपिस्ट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं डेवलप हो पाया था. अब ये समझते थे कि थेरेप्यूटिक अलायंस कितना इंपॉर्टेंट है. जब आप फर्स्ट मीटिंग में आते हैं, एक डॉक्टर के साथ बात करते हो, तो आप अपना दिल पूरा खोल देते हो, जिसको हम बोलते हैं कैथारसिस. कैथारसिस इज बेसिकली अ वॉमिट.
आप अपने सारे इमोशंस का वॉमिट करते हो, आप अपनी सारी बातें रखते हो। अगर आपका वहाँ पर कनेक्शन नहीं बन पाया, मेरा ऐसा मानना है हाफ ऑफ द वर्क इज डन इन द फर्स्ट और सेकंड सेशन। जब आपका क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करे, अगर आपके क्लाइंट को लगे कि आप बहुत जजमेंटल हो, आप उसको ज्ञान दे रहे हो, आप उसको बहुत जल्दी रश कर रहे हो, अच्छा और बताओ और बताओ और बताओ, अच्छा बस इतना ही, अच्छा आपने ऐसे क्यों किया, तो आपने क्लाइंट को डिफेंसिव बना दिया। अच्छा मुझे बताओ लास्ट टाइम आपने बोली जॉब क्यों छोड़ी, वो तो आपने गलत करा ना, आप मानते हो ना, क्योंकि आपको उसके पेरेंट्स ने बोल दिया था कि किसी तरीके से ना आप इसको फील करवा दो, इसको वो जॉब करनी है। करेक्ट। सो व्हेन थेरेपिस्ट इज ऑलरेडी हैविंग अ गोल, जब थेरेपिस्ट अपने ही गोल के हिसाब से चल रहा है तो वो क्लाइंट्स को नहीं हैंडल कर पाएगा। सो एक ऑनेस्ट थेरेपी वो है, एक राइट थेरेपिस्ट वो है जो क्लाइंट के गोल को साथ लेके थेरेपी। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा क्लाइंट सही कह रहा है, बट आपको वो ट्रस्ट रखना है कि हर इंसान इस दुनिया में जानता है मेरे लिए क्या सही और मेरे लिए क्या गलत है। सपोज इफ समबडी कम्स और वो मुझे बोलता है मैम मुझे ना जॉब नहीं करनी, और उसके माता पिता उसको प्रेशर कर रहे हैं जॉब करो जॉब करो जॉब करो। अगर एक थेरेपिस्ट बन के मैंने उससे पूछा क्यों नहीं करनी, अरे मैम मैं बहुत अच्छा ना इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, मैं ना बहुत अच्छा पॉडकास्ट रन कर सकता हूँ, एक बार बैठ के तो देखो। मे बी पेरेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट, बट लेकिन एज अ थेरेपिस्ट अगर आपने वही करना शुरू कर दिया जो पेरेंट ने आपको फर्स्ट सेशन में बोल दिया, आप बस किसी तरीके से मना दो कि बच्चा जॉब करे, आपका काम खत्म। आपने क्लाइंट के साथ वो रिलेशनशिप ही नहीं बिल्ड करा और वहीं की वहीं चीजें खराब हो गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थेरेपिस्ट क्लाइंट का रिलेशनशिप बने और थेरेपी क्लाइंट ओरिएंटेड हो। मतलब मेरा जो पेशेंट चाहता है, जो मेरा क्लाइंट चाहता है, उसके हिसाब से मैं आगे काम करूं, ना कि मैं अपनी कोई चीज या उनकी फैमिली की कोई चीज उसके ऊपर थोपना चाहूं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस थिंग इज वेरी वाइटल टू बी नोटेड यार। Yes. आई मीन काफी लोगों को ये समझ आया होगा एंड डिफरेंस पता लगा होगा। आप 3 इडियट का एग्जांपल देखिए ना, 3 इडियट के अच्छा। अंदर उसको बीटेक नहीं करनी, बट लेकिन वो इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं क्योंकि पेरेंट चाहता है। बहुत बार हमारे पास आके क्लाइंट क्लिनिक पे पेरेंट आके बोलेगा मैम प्लीज आप ना मेरे बच्चे को बोलो बस इस रिलेशनशिप से दूर रहे। लेट योर चाइल्ड एक्सपीरियंस, उसके लिए वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है। मैम प्लीज आप मेरे बच्चे को बोलो वो ना बस MBBS कर ले। वो बच्चा मेरे पास कमरे में रो रहा है, वो कह रहा है मैम मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, ये 1 करोड़ रुपए की प्राइवेट सीट ले लेंगे, ये मेरे को जबरदस्ती कर रहे हैं प्राइवेट करने के लिए, आई विल कैरी द गिल्ट। आप सोच के देखिए वो 4 साल जब मैं MBBS कर रही हूँ तो मैं कितने ट्रॉमा में रहूंगी, कितने स्ट्रेस में रहूंगी, मैं करना नहीं चाह रही। सो थेरेपी शुड ऑलवेज रन वेयर द क्लाइंट वांटेड टू बी। करेक्ट। So that is therapeutic. और इतने सारे सुसाइड भी बच जाएंगे हमारे देश में ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपसे जाननी है और जनता को भी आपसे जाननी है एंड आई होप बहुत सारी अच्छी चीजें जानने को मिले और मिलेगी भी। Definitely. और आपकी मैं एक और बात से ताऊजी ताईजी वाली आप बात कर रहे थे कि मेरी ताऊजी ने ऐसा बोला था, हाँ जी। तो मैं उससे एक तार जोड़ना चाहूंगा कि अभी काफी ज्यादा रील्स भी वायरल हो रही थी। एक रील मैंने खुद देखी थी, कोई वायरल हो रही थी जिसमें कि बोला जा रहा था कि शादी के टाइम पे जब लड़का लड़की शादी करके घर आ जाए तो वो पेरेंट्स से दूर रहे तो उनकी शादी अच्छी निभेगी। बिल्कुल बिल्कुल 100% सर, मैं आपकी इस बात और ये जॉइंट फैमिली का भी फंडा समझाओ। सर देखिए ना, जॉइंट फैमिली का फंडा सिंपल सा देखिए, एक लड़का लड़की की शादी हो रही है, देयर इन हनीमून फेज, उनको वो शादी एंजॉय करने दीजिए। बहुत सिंपल सा चीज है, हनीमून फेज के अंदर हस्बैंड वाइफ चाहते हैं हम रात को घूमें, अब पेरेंट कहता है नहीं जी रात को 9 बज गए वापस आ जाओ। अब जो लड़की या जो लड़का इंडिपेंडेंटली 28-29 साल का घूम रहा था, अब उसको 30 साल के अंदर जब शादी करके उसको कैसे बांध लोगे? करेक्ट है ना। एक रील मैंने उसमें वायरल देखी जिसमें उसने बोला कि जवान खून है वो चाहता है कि हम कुछ अच्छा खाएं, और जो आप माता पिता से उम्मीद नहीं लगा सकते। माता पिता चाहते हैं हम बड़ा सोबर लाइफ जिए, बट माता पिता वो भूल रहे हैं कि शायद उनकी जवानी में भी उन्होंने कुछ चीज़ें एंजॉय करी थी, या आज का जनरेशन बदल रहा है। तो एक सक्सेसफुल मैरिज होने के लिए ना तो लड़के की फैमिली और ना लड़की की फैमिली इन्वॉल्व अगर नहीं होगी तो मुझे लगता है बहुत सारे डाइवोर्सेस हम रोक सकते हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर हम ये देखते हैं जहाँ पे गर्ल्स आर नॉट हैप्पी आफ्टर मैरिज, एंड ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि ऐसा माना जाता है शादी हो गई अब लड़का अलग होने के लिए कह रहा है तो इसको टैबू मान लेते हैं। रादर इसको इतना सिंपल रखिए कि अगर वो लड़का आगे कहीं किसी और घर में जा रहा है तो वो लड़की के पेरेंट्स को भी और लड़की के पेरेंट्स को भी ध्यान रखकर कलेक्टिवली फैमिली चला पाएगा। एक रिसर्च बताती हूँ मैं आपको, वो रिसर्च कहती है जो पेरेंट जिनकी बेटियां हैं वो अपना ओल्ड एज ज़्यादा प्लान करते हैं और जिनके बेटे हैं वो अपना ओल्ड एज प्लान नहीं करते। अब इससे में इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, हमारी इंडियन थ्योरी क्या है कि लड़की की शादी हो गई, मतलब जिन पेरेंट्स के लड़के हैं वो अपना ओल्ड एज प्लान नहीं कर रहे, यस, वो लड़के पे छोड़ देते हैं, वो लड़के पे छोड़ देते हैं। और जिन पेरेंट्स की लड़कियां होती हैं सिर्फ Yes. वो अपना ओल्ड एज प्लान करते हैं, बुढ़ापे में पूरा प्लानिंग करके रहते हमारा हैं। तो कोई है ही नहीं ना करने वाला, तो मैडम हमने तो अपना सब कुछ प्लान कर रखा है। अरे मैम हमारा बेटा करेगा ना,
जब ये डिपेंडेंसी आ जाएगी ना हमारी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, फिर वो एक रील अभी उसमें आई थिंक जया किशोरी जी ने ये वाली बात बोली थी कि ये माता पिता का फिर प्यार नहीं, ये व्यापार हो रहा है कि मैंने तुम्हारा ध्यान रखा तो जब मैं बुजुर्ग हो रही हूँ तो तुमने मेरा ध्यान रखना है। ये एक गिव एंड टेक चीज हो रही है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को ध्यान रखना, आप अपने बच्चों के ऊपर हक जमा सकते हैं, आपके बच्चे आपका केयर करेंगे, बट एट द सेम टाइम उन्हें वो फ्रीडम चाहिए और उसको हंसते खेलते दे दो जिससे वो कभी कभी आएँ और चले जाएं, ना कि हमेशा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट घर पे क्रिएट कर दो। इंपॉर्टेंट बात है, अब बेटा बहू का बच्चा हो जाता है जी, अब को पेरेंटिंग इज एन इशू। फादर कहते हैं मैं तो लीज इन्वॉल्व हूँ, जो आपने और दादी ने सोच लिया वो सही है। अब मदर और दादी की पेरेंटिंग स्टाइल नहीं मिल रहा। मदर चाहती है कि मैं अपने बच्चे को शुगर ना दूं, आजकल बहुत बड़ा ये कंसर्न है। मदर चाहती है मैं अपने बच्चे को एक्सरसाइज कराने के जाऊँ, मदर चाहती है मेरा बच्चा पढ़े, और दादी ने जहां ये बोल दिया अरे छोड़ ना यार तू क्यों पीछे पड़ी रहती है, मां वैल्यू जीरो हो गई। आई हैव अ क्लाइंट फुली एजुकेटेड फैमिली, और वो लड़की मुझे कहती है, मदर मुझे कहती है मैम मेरी बेटी मेरी इज्जत ही नहीं करती। मैंने कहा आप उसको क्या क्या कराती हो? कहती मैम मैं कुछ करा ही नहीं सकती। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 1.5 साल का मेरा बच्चा था, मैं किसी रिजॉर्ट गई थी और मेरा बच्चा वहां पे गिर गया। जब वो गिरा तो उसके यहाँ पे मार्क आ गया, तो पापा ने बोला अरे तू इतना भी ध्यान नहीं रख सकती। तो दादी ने बोला अरे मैं 5 मिनट के लिए तो वॉशरूम गई थी, एक बेटी गिर गई। वो कहती है मैडम 1.5 साल और आज मेरा बच्चा 6 साल का है। कंटिन्यूस मेरे घर में आज भी बोला जाता है अरे ये ध्यान नहीं रख सकती, इसकी वजह से चोट लग गई। अब वो 6 साल का बच्चा अपनी माँ को पता क्या बोल रहा है, नहीं मम्मी मैं अकेला आपके साथ नहीं जाऊंगा, आपकी वजह से मुझे चोट लग गई। दिस इज टॉक्सिसिटी। बच्चे को चोट लगेगी, and trauma as well for a parent. yes, and for mother to listen from a 6-year-old, and वो लेडी रोती है यार, वो she is totally shattered. She's like मैम मुझे दिन रात ये बयान किया जाता है कि तुम पार्क मत लेके जाओ, तुम केयरलेस हो, तुम एक अच्छी माँ नहीं हो। वो कहती है मैम मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं अपने बच्चे को मार दूंगी। That's weird. That's weird. And on the other hand, again, joint family, lot of time mother-in-law and father-in-law don't give space to the next generation उनको वो करने के लिए। मैं एक रील भी देख रहा था आपकी कि 25 से 30 साल की लड़कियां आजकल शादी करने से घबराती हैं, ताकि उनको लगता है कि दे आर गोइंग टू लूज देयर इंडिविजुअलिटी। यस। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर देखिए ना, क्योंकि हमारी अगर एक जनरेशन पहले चले जाएं, 2 जनरेशन पहले चले जाएं, हम लोगों ने अपनी मदर्स को बहुत ज़्यादा खुश नहीं देखा। हमने क्या, आप सिंपल सी बात, हम मदर्स के पास बैठेंगे, मैम मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी इंडिपेंडेंट रहे। नो इंडिपेंडेंसी हियर इज ओनली मनी। मैं चाहती हूँ ये खुद कमाए। और लेडी भी कमा रही है, जेंट्स भी कमा रहा है, घर किसके हवाले है? घर समझ ही नहीं रहा लोगों का, एंड इट्स अ मेजर क्राइसिस सिचुएशन। पीपल आर जस्ट ब्लेमिंग ईच अदर। एक जेंट्स उम्मीद लगा रहा है कि लेडी संभाले, लेडी उम्मीद। आप देखिए डिंग कपल, डबल इनकम, नो किड्स, बिकॉज दे नो वी कैन अर्न, वी कैन डू दिस मच, बिकॉज हमारे माता पिता ने हमें बचपन से सिखाया तुम्हें कमाना है, तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है, तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए तो कमाना पड़ेगा। बट हम भूल रहे हैं कि हमें घर भी संभालना है, या हमें कुछ एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है। तो जनरली 25 से 30 साल की लड़कियां आज की डेट में अवॉइड कर रही हैं शादी करना, और वो आती है मैम बहुत एंग्जाइटी होती है क्योंकि अब मैं वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं कर सकती हूँ। अब मेरे को वो एक डेकोरम में रहने में प्रॉब्लम है। आई विल रिस्पेक्ट माई इन लॉस। दे आर नॉट सेइंग कि मेरे को इन लॉस से प्रॉब्लम है या मुझे हस्बैंड से प्रॉब्लम है। ऑल दैट इज दे नीड इंडिपेंडेंसी, ऑल दैट दे नीड इज ऑटोनॉमी, अ प्लेस, अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपने लिए कुछ कर पाएं। बट आई थिंक वो हम बहुत मेजरली लैक कर रहे हैं अभी अपने सिस्टम के अंदर। करेक्ट। और मैं ये बातें सोचता हूँ कि पुराने ज़माने में, मतलब पुराना ज़माना ही क्या, अभी रिसेंटली कुछ डेकेड्स पहले औरतों की क्या हालत होती होगी आफ्टर गेटिंग मैरिड टू अ फैमिली जिसमें कि उनको ऊपर नहीं उठने दिया जाता, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप कोई ऐसे एग्जांपल बताएंगे, आपके पास आया है कोई या थेरेपी के लिए? काफी लोग सर, काफी। अब मेरे पास इस समय 55-60 ईयर ओल्ड वुमेन कमिंग एंड शी सेइंग मी मैम मुझे तो घबराहट होती है। क्यों होती है? मेरे बेटे की शादी होने वाली है। अब क्या मैम, मुझे याद आता है मैंने किस तरीके से 5 साल तो इस घर में मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी। आजकल की फिर वो कंपेरिजन हो रहा है, आजकल की बहुओं को तो रेस्ट करना है प्रेगनेंसी में, हमें तो मैम वो मौका ही नहीं मिला गया था क्योंकि हमें जवाब ही नहीं देने बोला जाता था। मैम मेरा हस्बैंड तो, एक लेडी आती है मैम, मेरा हस्बैंड तो बिहार रहते थे, तो 5-6 साल आप ये लगा लीजिए वो बस आएंगे थोड़े टाइम के लिए, घर पे रुकेंगे 1-2 महीने, बट उनको व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ता है। जब वो बाहर जा रहे हैं तो घर वाले मेरे साथ बहुत अच्छा माहौल नहीं कर रहे हैं। अब घर वाले बहुत अच्छा माहौल नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक नेसेसिटी मनी
पैसा उनके पास नहीं है। मैं ये नहीं कह रही आप उनको लग्जरी दीजिए, एक बेसिक घर खर्च के लिए उनके पास पैसा नहीं है, दे टोटली डिपेंडेंट, वो सफ़र कर रही हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस उस समय इतना ज़्यादा था और नॉर्मलाइज कर चुके हैं मैम सर हमारे यहाँ पर। आई हैव केसेस जहाँ पे लोग कहेंगे मैम मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं परेशान हूँ, तो मम्मी बोलती है कोई बात नहीं बेटा, ये परेशानी तो हमने देखी है, तेरे को वो मार तो नहीं रहा, हमने तो मार भी खाई दी है। हम नॉर्मल कर चुके हैं इन चीज़ों को। आधे से ज़्यादा जब रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, लड़का या लड़की अपने घर वालों को बोले तो सब क्या बोलते हैं, 2-4 साल लगते हैं फिर सेटलमेंट हो जाएगा, पर 2-4 साल में उनके पास बच्चा है। अब वो एक और बड़ी इशू है क्योंकि बच्चा कितना सफ़र करेगा बिकॉज ऑफ द पेरेंट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने बोला कि आज से पुराने ज़माने में चले जाए, तो वहाँ पे लेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव था या बहुत अच्छे उनको राइट्स नहीं मिला करते थे, जॉइंट फैमिलीज थी, लेडीज़ बोल ही नहीं पा रही थी। आप देखिए लेडीज़ जब अपनी बात नहीं रख पाती हैं तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होकर पूरा घर को फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आई कम्प्लीटली से इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मैं हर वर्कशॉप में एक बात बोलती हूँ, हैप्पी मदर विल गिव यू अ हैप्पी चाइल्ड, अ फ्रस्ट्रेटेड मदर विल गिव यू अ फ्रस्ट्रेटेड चाइल्ड। दे वर फ्रस्ट्रेटेड। अब वो जो माँ फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको सास परेशान कर रही है, पति परेशान कर रहा है, ससुर परेशान कर रहा है, वो अपने बच्चे को मारती है, और जब वो अपने बच्चे को मारती है तो वो बच्चा वो ट्रॉमा लेके चलता है। और जब वो बच्चा लड़ाई झगड़ा देख रहा है घर के अंदर, माँ की वैल्यू नहीं हो रही। अगर 4 बंदे बैठ के बोलते हैं अरे तू चुप रहे, तो बच्चे ने भी बोल दिया तू चुप रहे। आज तो आप बोल रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट थोड़े टाइम पे वो बच्चा आपके पास, बच्चा सब जान देगा, करेक्ट, सब जानेगा। वो एक ट्रूली सेड यार, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी पहले केसेस आते थे ये सारे डोमेस्टिक वायलेंस के एंड एवरीथिंग, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि हम एक थेरेपिस्ट को भी रेफर करते थे ताकि शादी टूटे ना किसी कारण बिल्कुल से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल सर एक और बड़ा प्रॉब्लम है, अब वी आर गॉन ऑन द डेज जब हम बोले सिर्फ वुमेन सफ़र कर रही हैं, आज के दिन में मेन बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इनफैक्ट ये मैं एक ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लोगों को बोलना चाहूँगी कि अब ऐसा नहीं है कि हम बात करें कि वुमेन को ज़्यादा राइट दी। इनफैक्ट आई एम वेरी सॉरी टू से, कहीं बार तो मैंने ऐसे खुद एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे वुमेन्स अपने राइट का मिसयूज़ कर रही हैं। A lot of time है ना, एंड मेल्स आर सफरिंग नाउअडेज। वी हैव इजीली, जहाँ पे मेल्स हमारे को आके बोल रहे हैं मैम वो लड़की मुझे कह रही है मैं तुझे डाउरी के केस में अंदर डाल दूंगी, मैं तुझे ये कर दूंगी, तेरे घर वालों का ये कर दूंगी। हम इक्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे। इधर वी आर टॉकिंग अबाउट मेल डोमिनेंस और वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल डोमिनेंस। मेन आर डेफिनेटली सफरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस करेक्ट रिलेशनशिप इश्यूज। तो आप मेन की कैसे काउंसलिंग करते हो सर? सबसे पहले पहले मैं आपसे पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी। एक शादीशुदा कपल है, ठीक है, जो वाइफ है, वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ बहुत सारे केसेस डाल दिए, डोमेस्टिक वायलेंस का, फेक डाउरी का, मेंटेनेंस का, बहुत सारे केसेस डाले हुए हस्बैंड के खिलाफ। और हस्बैंड अब उस मेंटल एंजाइटी या मेंटल पेन से, मेंटल एगनी से सफर कर रहा है, और वो आपके पास आता है काउंसलिंग के लिए, तो आप कैसे काउंसलिंग करेंगे? सर सबसे पहले तो हम मेल को काम डाउन करेंगे। जब मेल मेरे पास बैठते हैं ना सर, तो सबसे बड़ा उसके पीछे पता है कि गिल्ट होता है, अरे मैम मैं तो खुल के रो भी नहीं सकता क्योंकि हमने इतना बड़ा टैबू बना रखा है, अरे यार तू लड़का तू रो क्यों रहे, तू क्यों परेशान हो रहा है। प्रॉब्लम आई पर्सनली फील, आप लीगल मैटर्स में आप ज़्यादा जानते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मैटर इतना बड़ा नहीं है, उनकी एंग्जाइटी, उनकी घबराहट, मेरी नौकरी का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, मैडम मेरे ना रिश्तेदार मुझे कह रहे हैं यार तू एक औरत नहीं संभाल पाया, देख उस औरत ने तुझे नचा दिया। ये जो हमारा एक सोसाइटी का जो बिलीफ सिस्टम है, एज अ मेल यू शुड डोमिनेट, आपके अंदर हमेशा वो डोमिनेंस होनी चाहिए और आपके आगे बीवी बोले ही ना, वो बहुत गलत है। हम ना मेल्स को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक केस आया जहाँ पे मेल रो रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने कहा क्या हुआ सर? मैम मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ, मेरी ना वाइफ कमाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभार आप अपने वाइफ का घर संभाल में हेल्प कर दीजिएगा। मैम वो मैं करता हूँ। अच्छा फिर मैम एक्चुअली ना मेरे को एंग्जाइटी होती है कि मेरी डेथ हो जाएगी, फियर ऑफ डाइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत सीवियर है। क्यों होती है? क्योंकि मैम मेरी फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी प्री मैच्योर डेथ हुई है, मेरी माता जी की भी डेथ बहुत जल्दी हुई है, मेरे भाई की भी डेथ बहुत जल्दी हुई है। मैं उसको रिलैक्स ही कर रही थी कि मैंने वाइफ को बुलाया और सर वाइफ ने कंटिन्यूस 5 मिनट के अंदर उस लेडी ने 7 से 8 बार मुझे बता के बोला मैम देखना ये आदमी होके रोते रहते हैं, मैम देखना ये आदमी होके रोते रहते हैं। ये टैबू हमने बना दिया। वी आर नॉट अलाउइंग मेल्स टू एक्सप्रेस। आदमी है तो मतलब रोए ना क्या? और ये बहुत कॉमन है, हम बच्चों को बोलते हैं यार तू लड़कियों की तरह मत रोया कर। तो आई थिंक समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल मैटर्स को तो इंसान फिर झेल लेगा, उसकी मेंटालिटी, उसका मेंटल हेल्थ हम लोग बहुत खराब कर चुके हैं। और वो सिर्फ लड़की नहीं आके खराब कर रही है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़की, होल सोसाइटी। बट मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि एक हम सोसाइटी से बाहर तो नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हमें हर रोज वही सोसाइटी को फेस करना है। तो आप कैसे काम डाउन करते हो?
आप कैसे? सर हम सबसे पहले काम डाउन ये करते हैं दैट यू आर अ मेल एंड यू कैन हैव इमोशंस, आपके इमोशंस वैलिड हैं, उनको जज नहीं फील कराते। अरे आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, है ना, उनको ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल समबडी विल से अरे कुछ नहीं होगा तू परेशान मत हो। नो, हम बैठते हैं, हम उनको बोलते हैं अच्छा बताओ क्या क्या हो सकता है, rather than just nullifying what the client is saying कि छोड़ ना यार कुछ नहीं होगा, we sit with the client, अच्छा बताओ what is the worst, क्या हो जाएगा वर्स्ट। मैम मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या आपको लगता है इसकी वजह से आपकी नौकरी भी चली जाएगी? नहीं नहीं मैम इतना बुरा तो नहीं होगा, क्या इसकी वजह से आपके घर वाले भी आपको छोड़ देंगे? मेक योर क्लाइंट अश्योर कि जितना वो बुरा एंग्जाइटी से डर रहा है उतना होना नहीं है, बट इट इज हिज एंग्जाइटी, ये उसकी घबराहट बेचैनी है जो उसको ऐसा महसूस करा रही है कि बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो मेल्स को एक्सप्रेस करने दिया जाए, मेल्स के इमोशंस को वैलिड किया जाए, उनके साथ बैठ के डिस्कशन किया जाए, ना कि सिर्फ ज्ञान दिया जाए। सबसे बड़ी गलती हमारी जनता में आजकल के, सबसे पहले हम ज्ञान देते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमने उसको सीधा अपनी बात को देना। ऑलवेज आस्क, मैं कहती हूँ दो दोस्त भी बात कर रहे हो ना, अपने दोस्त से पूछो यार तुझे इस समय सॉल्यूशन चाहिए या तू चाहता है मेरी कोई बात सुन ले। आधे से ज्यादा लोग कहते हैं मैम हम चाहते हैं हमारी ना कोई बात सुन ले। तो मेल्स को एग्जैक्टली सेम तरीके से ट्रीट किया जाए, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे कैन हैव इमोशन। और राइट फ्रॉम नाउ जिनके खुद के बेटे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल के, उनको इमोशंस को एक्सप्रेस करने दिया जाए, रादर देन सेइंग बी स्ट्रॉन्ग यू कैन नॉट क्राई। बी स्ट्रॉन्ग बोल के आपने उस समय उसकी फेक स्माइल तो लिया, बट आपने उसके इमोशंस को दबा दिया। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमें उस इंसान की फीलिंग्स को वैलिड करना है, उसको बताना है दैट ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही कैन क्राई। देन कुछ हमारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है जिससे उसको रिलैक्स करना है, उसके साथ प्रॉपर थेरेपी कंडक्ट करनी है, दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, क्या चीज़ हो सकती है, उसको लीगल अवेयरनेस करवानी है, उसको कहीं ना कहीं एक कामनेस देना जहाँ पे वो सोच पाए, नॉट जस्ट इमोशनली बट रैशनली। उस समय तो वो इमोशनली सोच रहा है ना सब कुछ खत्म हो गया, अरे मैम आपको पता नहीं किसी का हुआ था, उसको तो पुलिस वाले सभी उठा के ले गए। तो वो एक हमें सबसे डर खत्म करना है। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा आप हर काम कर लोगे। ये डर है जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। करेक्ट, एंड दिस इज वेरी ट्रूली सेड यार। आई मीन एक आदमी के भी इमोशंस होते हैं और वो इमोशंस बाहर आ रहे हैं खुल्लम खुल्ला, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है यार, किसी के भी इमोशंस है बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, पूछना क्या चाहूंगा बट मैं एक एक्सपीरियंस के तौर पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज एक मैं रील देख रहा था जिसमें कि एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ची ची करती रहती है, उसका दिमाग खाती रहती है, मतलब गुस्सा कर रही है, सॉरी फॉर यूजिंग दीज वर्ड्स, गुस्सा कर रही है, उसको सुनाई जा रही है और बॉयफ्रेंड सुन रहा है, और उसके बाद उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं करता। और एक तरफ एक वुमेन है जिसे वुमेन का टैग दिया हुआ है, वो गर्ल थी उसको वुमेन का टैग दिया गया था, और वुमेन उसकी बात सुन रही है, मेल की, आदमी की बात सुन रही है, उसको काम डाउन कर रही है, उसको हक कर रही है, और उसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप वर्क कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप देखिए ना, जैसे गर्ल्स हैव लो एंड हाई पीरियड्स, हम लोग बहुत इजीली कहते हैं लड़कियों को पैम्पर करना चाहिए, है ना, बड़ा एक कॉमन है और करना चाहिए, मैं कहती हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है। एग्जैक्टली लाइक दैट मेल्स ऑल्सो हैव अ राइट टू पैम्पर। कभी कभार उनका भी तो मन करता है यार उनकी कोई बात सुने, है ना। आप एक घर सोचो जिसके घर में शादी हुई है और बेटा बहू की प्रॉब्लम्स की वजह से सास बहू के लिए कुछ बोल रही है, बेटा स्टैंड ही नहीं ले पा रहा, बेटे के लिए तो असली लोग कहते हैं लड़कियां ज्यादा परेशान है, मुझे कई बार लड़कों से मिलने के बाद लगता है लड़के ज्यादा परेशान है यार, वो अपनी मदर को कुछ बोल नहीं पा रहे, बीवी को कुछ बोल नहीं पा रहे, अरे मैम उसे स्टैंड लेना चाहिए, अरे स्टैंड लेना चाहिए, उसको समय लगेगा, उसको वो समय दीजिए। जिसकी फैमिली लड़के को अबैंडन कर दे और बोले यार तू घर से चला जा, कितना कॉमन है आज के टाइम में, तू घर से चला जा। आप सोचो ना यार, लड़की का परिवार तो फिर उसके साथ खड़ा, लड़के के परिवार ने उसको छोड़ दिया। इट इज नॉट ईजी, है ना। फॉर मेल्स ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ इमोशंस, एंड आई थिंक ये एक बहुत सही समय है हमें लड़कों के इमोशंस के बारे में बात करने की जरूरत है। कमिंग बैक टू दिस, जब वो लड़की चीची चहचह कर रही है तो वो लड़की की बात को नहीं सुन रही है, या लड़का अपनी बात ही नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा। बहुत बार मैं उनको बोलती हूँ लड़कों को कि यार आप अपनी बात रखो ना रिलेशनशिप में, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, अरे मैम छोड़ो ना, ये प्रॉब्लम रखूंगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लड़के ये मान चुके हैं कि उनको अगर प्रॉब्लम भी बतानी है तो हमारे लिए और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। Whereas a woman will sit, will try to observe, will nurture। एक वुमेन के अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है टू नर्चर, है ना। जैसे वो बच्चे को नर्चर करती है, वो एक रिलेशनशिप को नर्चर करे, वो उसकी बात सुने, उसकी बात सुन के समझ के उसको एक्सेप्ट करे द वे ही और शी इज, रादर देन ऑलवेज गिविंग सॉल्यूशंस और रादर देन ऑलवेज शोइंग अ विक्टिम कार्ड कि मेरे साथ ज़्यादा बुरा हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो
आई थिंक अ मैच्योर रिलेशनशिप इज ओनली जब लड़का लड़की और लड़की लड़के का इमोशंस को संभालना सीख पाए. सही बोला, बिल्कुल सही बोला. मतलब एक अगर लड़की किसी आदमी को इस तरह से नर्चर करती है तो आदमी भी 2 कदम आगे बढ़ के उसको कुछ ना कुछ पैम्परिंग करेगा, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करेगा उसके लिए. सर यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप ना. अगर Correct. आदमी खाली है, वो हर जगह से गाली गलौज हो रहा है. अब एक जगह मैं उस दिन एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि आदमी के घर पर अगर किसी की मृत्यु भी हुई है, कोई प्रॉब्लम भी हुई है, ही डोंट हैव एन ऑप्शन. वो बैठ के 4 दिन रो भी नहीं पा रहा है. उसको अगले दिन सोचना है कि मुझे अब काम पे जाने का क्या करना है, मुझे एप्लीकेशन क्या डालनी है, मुझे क्या करना है. मेल्स को हम रेस्ट का भी टाइम नहीं दे रहे, हम वो समय ही नहीं दे रहे. उनके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है सोसाइटी का टू अर्न, ऑल्दो फीमेल्स आर अर्निंग, बट स्टिल आज भी मेल्स के ऊपर वो सेड और अनसेड प्रेशर है टू रन देयर फैमिली. ब्रेड रनर है ना, ब्रेड अर्नर जो है, उनके ऊपर वो जो प्रेशर अगर वुमेन साथ में सपोर्ट कर दें, उनको सिर्फ थोड़ा सा नर्चर कर दें, थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी. इमोशनल सपोर्ट यू टॉकिंग यस, अबाउट. इमोशनल सपोर्ट. नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने. बाकी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. एक आदमी है, बड़ा परेशान है, वो कहता है मैं बीवी की सुनूं या अपनी माँ की सुनूं, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? एक आदमी जो कहता है मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बीवी की सुनूं या माँ की सुनूं, मैं उसको जनरली कहती हूँ कि दोनों की सुनो. अब जब आप माँ की सुनोगे ना तो आपको बीवी हमेशा गलत लगेगी, और जब आप बीवी की सुनोगे तो आपको माँ गलत लगेगी. आपको सिंपल एक फॉर्मूला अपनाना है और आपको ये बोलना है मुझे सही और गलत प्रूफ ही नहीं करना. जब आप इस जंग में लड़ जाओगे ना, बीवी को बोलोगे यार माँ सही कह रही है, तू मान लिया कर माँ की बात, तू क्यों हमेशा जिद पे अड़ी रहती है, तो आपने वहीं का वहीं बीवी का ट्रस्ट खो दिया. बीवी कहेगी यार ये तो ममास बॉय है और ये तो सारी बातें अपनी मम्मी की बातें करें. और जहां आदमी ने अपनी माँ को समझा दिया, मम्मी थोड़ा आप समझा करो ना, क्या प्रॉब्लम आ गई, वहां ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये तो बीवी आने के बाद बदल गया. सो इम्पोर्टेंट इज डू नॉट टेक साइड्स. आपको साइड्स नहीं लेनी है. आपको जितना हो सके जो फैमिली है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझना है. अब आपके लिए फैमिली आपकी बीवी, आप और आपका बच्चा भी है. आप पेरेंट्स की इज्जत रखो, रिस्पेक्ट रखो, बट हर डिसीजन में उनको इन्वॉल्व करने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाता है. ये बट आपने फिर भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है इसका. सर इसका डायरेक्ट आंसर है ही नहीं, क्योंकि अगर हम मान लो मैं बोलती हूँ बीवी का साथ दो, तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लेडीज एक्चुअली गलत है. बहुत सारी जगहें हैं. जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आदमी कहता है मैडम मेरी 50,000 की तनख्वाह है, मैं 20,000 अपने माँ बाप को देता हूँ जो वो घर चलाते हैं, और मेरी बीवी कहती है मुझे भी 20,000 दे. अब माँ कहती है इसको 20,000 किस चीज़ के देने हैं. माँ कहती है मुझे इसको 20,000 के, वो कहती है मेरी भी तो जरूरत है क्योंकि तो माँ तो घर चला रही है. अब मैं बोलता हूँ बीवी को हमेशा सही बोले तो एक्चुअली बहुत गलत हो रहा है. हम एक केस, हर केस के हिसाब से मेरे लिए अलग कहानी है. आई हैव सीन वुमेन सफरिंग, आई हैव सीन मेल सफरिंग, आई हैव सीन ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉ सफरिंग. तो कोई आइडियल सोल्यूशन है ही नहीं. सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सही गलत की लड़ाई लड़ोगे तो ये लड़ाई कभी जंग खत्म होएगी ही नहीं. वो होता है ना, मुश्किलें बनेंगी अगर तुम उसको उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम को देखते रहोगे. उसको थोड़ा सा छोड़ दो, लेट इट गो, उसको सॉल्व होने दो. अपनी फैमिली को जस्टिफाइड करके अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट एफर्ट. दैट इज इम्पोर्टेंट. आई थिंक काफी लोगों को आंसर मिल गया होगा. एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लैक ऑफ सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी. एक पति पत्नी है या कोई भी रिलेशनशिप में है, एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप में है, एक आदमी एक औरत, उन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उसको कैसे काउंसिल करते हो आप? और डज इट brings mental harassment, mental pain? It brings. So I have a case जहाँ पे लेडी ने almost for 2 years अपने हस्बैंड को अपने आप को टच नहीं करने दिया. अब आप सोचिए वो आदमी के ऊपर कितना बड़ा मेंटल प्रेशर है, बिकॉज ऑब्वियसली ही वांट टू हैव फिजिकल रिलेशन, एंड फिजिकल इंटीमेसी उतनी ही इंपॉर्टेंट है किसी रिलेशनशिप के अंदर जितना कि आपके लिए फूड इंपॉर्टेंट है. फिजिकल नीड एक बायोलॉजिकल ड्राइव है, हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है. जहाँ पर इंटीमेसी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपको आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही अपने पार्टनर से, आप की तरफ भाग रहे हो, आपको इतना ज्यादा प्रेडिक्ट हो जाओगे आपको एक टाइम के अंदर कि आपको रियल लाइफ से आपका टच खत्म हो गया है. सो दैट रियली मैटर्स. सेकेंड, आपने पूछा आप कैसे काउंसिल करते हैं, उसके अंदर कुछ थेरेपीज है, और कहीं पर इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बॉडी इमेज इश्यूज. व्हेन वी आर नॉट कंफर्टेबल, इमेज इश्यूज, व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द बॉडी दैट यू हैव, और आपको उस बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो आप दूसरे इंसान को अपने आप को आप अपने इंसान को आप पूरा सरेंडर नहीं कर पाते हो उस एक्टिविटी के अंदर. यू आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट हाउ यू लुक, व्हाट यू डू, एंड द प्रेशर ऑफ ऑलवेज बीइंग एबल टू मेक आउट इन अ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो चीज़ों को अगेन एंग्जाइटी अगर हम रिलीज कर दें, परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में अगर आप बात करें तो वो परफॉर्मेंस एंजाइटी अगर हम रिलीज कर दें तो वो आई थिंक बेटर हो जाता है. एंड सेक्सुअल इंटीमेसी एंड कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप टू कंटिन्यू एंड टू बी अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप. दैट चार्म शुड बी देयर. क्या फर्क है ना सर मियाँ बीवी और भाई बहन के अंदर एक बहन भी. मैंने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे वाइफ मुझे कहती है मैम इन्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है, इनकी वाइफ इनकी बहन अनमैरिड है, घर का काम भी सारा करती है, बच्चे भी संभालती है, सब कुछ है. एक सेक्सुअल रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को करीब लेकर आता है, आपको वो चार्म देता है. वो जो आप हनीमून पीरियड के बारे में हम बात कर रहे थे, वो आपको मज़ा आता है. दैट क्रेज दैट यू हैव, द लव दैट यू हैव, द आइज जो आपकी प्यार को जाहिर करती हैं. अगर सेक्सुअल इंटीमेसी हटा देते हैं, वुमेन भी सफ़र कर रही हैं और मेल्स भी सफ़र कर रहे हैं. लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर कॉज इन डिस्प्यूट ऑफ मैरिज दीज डेज. बहुत सारे कपल्स हैं जो कि शादी कर लेते हैं और शादी के 1-2 साल तक तो उनका जैसे आपने बताया हनीमून पीरियड चलता है, बड़े खुश हैं. फिर तीसरे साल या आजकल ज्यादा जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी 2 साल में, मतलब 1 साल में सर 6 महीने में भी हो जाता है. अच्छा 6 महीने में भी हो जाता है. मेरा तो एक कजन है, इज अ फोटोग्राफर, वो मुझे कहते हैं कभी कभार फोटोज अब तो डिलीवर भी नहीं होती कि हमें फोन आ जाता है मत बनाना फोटोज. आजकल आप देखिए प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ रही है. और अगेन उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या हम मान के चलें, कहीं ना कहीं जो हमारा जनरेशन शिफ्ट हो रहा है ना, हम उस जनरेशन. अब लव मैरिज है, आज तक तो हो रहा था यार तू क्या खाएगा, तूने क्या करना है, अगले दिन हो गई शादी, अब इन लॉज के साथ है यार तू मत बोलियो ना मुझे. अब लड़की कहती है यार मैं तो ऐसे ही रह रही थी. अब वो जो अगेन इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, किस तरीके से डेकोरम में रहना है. यानी तक कि एक लेडी तो मेरे पास आई थी, वो कहती है मैम मेरे तो घर वाले मेरे सास ससुर बोलते हैं कि हम बताएंगे तुम्हें आज ये वाले कपड़े डालने हैं, हमें ये हम बताएंगे. हम इंडिपेंडेंसी नहीं देना चाहते अपनी नेक्स्ट जनरेशन को. वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे रिलेशनशिप्स को डिस्प्यूट होने. तो जो शादी कर लेते हैं कपल्स, रिसेंटली न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, तो उनकी काउंसलिंग कैसे करी जाए, उनको कैसे क्या एडवाइस करी जाए कि उनकी शादी टिकी रहे यार लंबे समय तक. मैं तो चाहता हूँ सबकी शादी टिकी रहे. बिल्कुल टिकी रहे. सिंपल सा फिनोमेना है, कभी सुन लो कभी सुना दो. अगर एटीट्यूड रखोगे मैं तो सुनूंगा ही नहीं, तो आपकी शादी खराब हो रही है, क्योंकि आपने वो डोमिनेंस मान लिया और आपने कहा कि मैं नहीं सुन सकता मैम ये छोटी छोटी बातें. और कभी सुन लो और कभी सुना दो, कभी अपनी प्रॉब्लम्स को बयान कर दो. ये गाड़ी जो है ना सर, ये इसमें हर एक की लाइफ में इश्यूज आते हैं. आजकल एक बहुत बड़ा चीज़ हम देख रहे हैं कि लोग ना करियर वाइज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छी उनको प्रमोशंस मिल रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनको ना एक लत सी लग गई है सक्सेस की. अब वो सक्सेस सेम देखने लग गए हैं घर के अंदर. दे हैव अ वेरी गुड IQ, इंटेलिजेंस उनके अंदर बहुत अच्छी है, क्योंकि शुरू से माँ बाप ने बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कामयाब हो, बट रिलेशंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं. जनरली जो हमारे पास लोग आते हैं बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बट लेकिन उनको घर पे भी परफेक्शनिज्म चाहिए. एक वाइफ मुझे आके बोलती है कि मैम मेरा हस्बैंड ना तौलिया गीला रख देता है बेड के ऊपर, मैं नहीं अब हमेशा रख सकती. ठीक है, हम इस बात को समझ के रखते हैं, यू आर नॉट इन अ जॉब कि आपके हर टिक लगेगा. ठीक है, चीज़ों को आप उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करिए, ना कि हर जगह परफेक्शनिज्म. एक आइडियल रिलेशनशिप मत बनो. कभी सुन लो कभी सुना दो. कभी कभार गुस्से में अगर हस्बैंड बात कर रहा है तो अगर वाइफ थोड़ी सी पेशेंस रख ले कि कुछ नहीं हो जाएगा, आपको ईगो साइड रखनी ही पड़ेगी रिलेशनशिप में. मेरे खुद की रिलेशनशिप में मेरी अपने हस्बैंड के साथ बहुत बार कहासुनी हो जाती है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट. मुझे शायद आधा घंटा भी नहीं लगता ये बोलने मेरे सॉरी यार चलो छोड़ो बात खत्म करते हैं, है ना. अगर आपने सॉरी बोलना सीख लिया, प्लीज़ बोलना छोड़ो. जो आप बच्चे को सिखाते हो ना, लड़ाई हो गई सॉरी बोल दो, गुस्से को अलग कर दो. यहाँ ना सही गलत की लड़ाई मत लड़ो. हम रिलेशनशिप में सही गलत की लड़ाई मत लड़ो, रिलेशनशिप में प्यार की लड़ाई लड़ो. आप देखो ना दूसरा इंसान हर्ट है, अब वहाँ पर आप अपने लॉजिक्स लेके घुसे हुए हो, मैम आप मुझे बताओ लॉजिकली मैंने इसमें अपनी वाइफ को क्या गलत कहा. पर लेकिन आपकी वाइफ को उस समय सिर्फ आपकी ज़रूरत थी. मैम मेरी वाइफ मुझे कह रही है आज काम से जल्दी आ जाना, मैम मैं नहीं आ सकता. ठीक है कोई बात नहीं आ सकती. मैम ये कल भी कह रही है परसों भी कह रही है, बट रिमेंबर आपने तो उसको समय ही नहीं दिया, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको वो रश मिल रहा है वो ऑफिस में काम करके, आपका डोपामिन वहां से मिल रहा है, बिकॉज फॉर यू सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के टाइम पर हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, फेम के पीछे भाग रहे हैं, हम अपनी लॉजिकल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इमोशंस को हम गायब कर चुके हैं. एंड ट्रस्ट मी, लड़कियां जितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाए, हो सकता है कि हमारी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज रहे लोगों की, एज अ पर्सन मैं ये वाली बात बोलूँगी, मैं कितनी भी कामयाब हो जाऊँ, आई विल नीड माई हस्बैंड एट एवरी स्टेप.
एक हस्बैंड और वाइफ को पैसे से बहुत अलग एक इमोशनल सपोर्ट, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक बिलोंगिंगनेस, एक लव के लिए चाहिए। तो मेरे सारे कपल्स के लिए एक ही है, थोड़ा कम कमा लो, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, आप सर्वाइव कर जाओगे। एक रिक्शे वाला सर्वाइव कर जाता है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब आप आइडलिज्म चाहते हो। मैडम मेरा बच्चा गलती करेगा, मैम मेरी वाइफ ने उस दिन ऐसे बोला, मैम मेरे कपड़े ऐसे हैं, अरे यार छोड़ दो, कुछ गलतियां होती हैं, परफेक्शनिज्म की तरफ मत भागो, आइडियल अपनी लाइफ को मत बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन अगर आप करोगे, आप व्हेन यू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो ना, बातचीत के अंदर उनको बयान करिए। और बातचीत वहाँ तब मत करिए जब ऑलरेडी ट्रिगर्ड है, एक इंसान ऑलरेडी गुस्से में है, तुमने ऐसे किया, अब आप उससे पुरानी बातें करनी शुरू कर दो। तो नेक्स्ट एडवाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैंने बोला कम्युनिकेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, पुरानी बातों को हर लड़ाई में लाना छोड़ दो। अब आज की लड़ाई के बाद अगर आप 6 महीने बाद दोबारा बोलो देखो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था ना, हर बार पुरानी लड़ाई को लाना छोड़ दो। थर्ड, डू नॉट लुक फॉर एन आइडियल रिलेशनशिप को रियलिस्टिक बनाइए। ये कोई मैनेजर की जॉब नहीं है कि आप इतना काम करोगे तो मैं आपको फादरहुड दूंगी, या आप इतना काम करोगे तो मैं आपको मदरहुड का एक्सपीरियंस दूंगा। इट्स अ लाइफ, इट्स अ फैमिली, लेट योर फैमिली बी बिल्ड टुगेदर। फैमिली इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड स्पाइसेस। लड़ाई झगड़े पंगे प्रॉब्लम हर रिलेशन में होते हैं। सिर्फ ये डाइवोर्स वर्ड बन गया कि हम बोलते हैं हम अपने भाई बहन को छोड़ देंगे, हम बोलते हैं ना खून का रिश्ता, हमें तो रहना पड़ेगा। हमें दोस्त कितने प्यारे लगते हैं, मैं तो कहूँगी दोस्तों की भी तो आप कितनी चीज़ें इग्नोर करते हो ना, वो इग्नोरेंस आपको रिलेशनशिप में भी चाहिए। हम बहुत आसानी से बोलते हैं मैम मेरा ये दोस्त बहुत पसंद है, बट मुझे पता है कि मेरी बाउंड्री क्या है, वो बाउंड्री घर पे भी याद कर लो। मैम मैं तो पूरा दिन इतना थका हुआ आता हूँ, अब मैं इससे भी आके फॉर्मल बातें करूँ क्या? करो। बाहर के लोगों को आप 2 बार नुकसान भी पहुंचा दोगे, कुछ आपकी गलत शब्द भी निकल जाएंगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा। जो घर पे इंसान आपका वेट कर रहा है, जो आपका बच्चा, जो आपकी वाइफ, जो आपका हस्बैंड, मैं तीनों लोगों को इस समय लेके चल रही हूँ। जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही वर्किंग है, तो हस्बैंड भी, जो भी इंसान घर पर आपका वेट कर रहा है, जब आप घर से थके, काम से थके हुए आए हो, आपके वर्ड उस इंसान की जब दिल को छू जाएंगे ना, तो आप उससे कनेक्शन खराब कर दोगे। सो बी वेरी सॉफ्ट। हम इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं कि हमें बाहर लोगों को पीपल प्लीजर बनना है, बट हम घर पर बहुत एंटी हैं। हम लोगों का काम करेंगे। किसी ने बोला यार मुझे गाड़ी पे, मैम पता है इनकी फ्रेंड बोलते हैं ना, इनको एक कपल आया, उसने बोला मैम इनकी फ्रेंड इनको कभी कोई काम बोलते हैं, ये 1 मिनट में करते हैं। इज लाइक यस मैम आई एम वेरी गुड एंड हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल। बट वाइफ ने बोला ना, अरे छोड़ना, तू तो वर्किंग लेडी है, तू खुद कर, तू तो वर्किंग लेडी। हम हर समय टॉन्ट मारते हैं, रिश्ते टूट रहे हैं उस चक्कर में। हम किसी को बुरा फील कराते हैं। अपने पार्टनर को शेम देना बंद कर दो, गिल्ट देना बंद कर दो। दैट इज वेरी करेक्ट यार, करेक्ट। मतलब ये सारी चीजें होंगी, कॉपरेशन होगा, दोनों साइड से होगा तो और भी अच्छा रहेगा। सर हर रिलेशनशिप के अंदर हमें कॉपरेशन चाहिए ना। हर रिलेशनशिप, जब हम अपने माँ बाप से नाराज होकर भी 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये क्यों ईगो आ जाती है, जो बोलते हैं पहले वो सॉरी बोले, पहले वो बोलेगा ना तब मैम मैं जाऊंगी। मैंने एक दिन एक वाइफ को बोला, अभी थोड़े दिन पहले, मैम मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मेरा मन है मैं वापस चली जाऊँ। तो बेटा फिर फ़ोन कर दो उनको। नहीं मैम हर बार मैं ही क्यों करूँ, वो भी तो कर सकते हैं। हस्बैंड को बोला बेटा आप फ़ोन कर दो, आप बात कर लो अपनी वाइफ के साथ। नहीं मैम फिर मैं ही करता रहूँगा क्या हमेशा? ये जो ईगो है ना, आप ये सोचो किसी की कुछ क्वालिटी है, जैसे मैं अपनी क्वालिटी बोलती हूँ, मेरी क्वालिटी है मैं बहुत आसानी से सॉरी बोल सकती हूँ। मुझे लगता है मेरी गलती है ना, मैं किसी को हर्ट ना करूँ। मे बी बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन एज अ साइकोलॉजिस्ट, मुझे पता है इंसान के मन में क्या कुछ चल रहा होगा इस समय। जब हम अपनी, अब ये इंसान ऐसा नहीं करता ना तो मैं ऐसा करूँगा, तो मैं जनरली बोलती हूँ फिर आपने अपना इंडिविजुअल क्वालिटी तो खत्म कर दी ना, आप तो उसके जैसा बनना शुरू हो गए। हो सकता है एक इंसान के लिए सॉरी बोलना बहुत ईजी है और दूसरे इंसान के लिए उस रिश्ते को रिजॉल्व करना बहुत ईजी था, दूसरे इंसान के लिए पैम्पर करना बहुत ईजी था, बस उसको वो फर्स्ट हिट चाहिए था। मैम मैं सब कुछ करूंगा अपनी वाइफ के लिए, आई नीड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है, रिश्तों के अंदर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो बहुत बड़ी। और मेरा ये भी मानना है कि काफी सारे हस्बैंड्स को अगर किसी हस्बैंड की ईगो सबसे ज्यादा तब हर्ट हो जाएगी जब उसकी वाइफ उसको पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करे। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने, है ना? हाँ, एक एमिटी यूनिवर्सिटी की पढ़े लिखे हस्बैंड वाइफ कपल हैं, अभी आपके एग्जांपल से याद आया, एंड दे लिव इन मनाली, बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ को इतना पैम्पर करता है कि मैं कह रही हूँ कुछ हद नहीं है, एंड दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। और वाइफ मेरे पास आती है कंप्लेंट्स के साथ कि मैम मुझे ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है बिकॉज मेरे पिताजी अलग रहते हैं, माई मदर इज़ नो मोर एंड आई सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मुझे हमेशा चिंता रहती है कि मेरे पापा सही हैं कि नहीं है। हस्बैंड भी मम्मी मतलब लड़की के पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब मैं हस्बैंड से बात करने लगती हूँ और उनसे पूछती हूँ आपको रिलेशनशिप में कोई दिक्कत क्या था, मैम ये ना मेरे ड्राइवर के आगे भी मेरी बेइज्जती कर देती है, ये मुझे आज भी अपना वो दोस्त समझती है जहाँ पे ये मुझे बोलती है तू चुप रह,
ये आज भी मुझे वो समझती है, मुझे 10 थैले पकड़ा देगी, मैम ये इज्जत से कहेगी ना मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए, मगर मैम इसको मेरी इज्जत नहीं करनी, ये मेरे को इतना गंदा ट्रीट करती है और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो समथिंग इज इम्पोर्टेंट इज, एक हस्बैंड के लिए ये बहुत मैटर करता है कि उसकी वाइफ, इनफैक्ट वाइफ के लिए भी मैटर करता है, मैं साथ साथ दोनों रिलेशन को आज इक्वल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये वाइफ के लिए भी मैटर करता है, बट आज के टाइम पर हस्बैंड्स एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे वाइफ्स आर बिकमिंग वेरी रूड, वे बियॉन्ड द लिमिट, है ना। माँ बहन की गालियाँ भी चल रही हैं रिश्ते के अंदर, गाली गलौच बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। नहीं, इट इज़ नॉट ओके। हमें एक रिस्पेक्ट, एक बेसिक रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते के अंदर हमें रखनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट। एक हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाती है जब लेडी 4 बंदों के बीच में हस्बैंड को बोलते तूने करा ही क्या है, तू तो कुछ करता ही नहीं। ये लाइन अपने आप में बहुत पिंचिंग है। एक बार सोच के देखना, जिस इंसान ने सब कुछ आपके लिए कर दिया और उसको ये रियलाइज़ कराना कि तूने कुछ करा ही नहीं, तो आई थिंक वो एक ऐसा चीज़ होता है, मैं कहती हूँ लड़ाई का ना बीज बो दिया, फिर वो धीरे धीरे पौधा पनपता रहता है, फिर इंसान वो एविडेंस इकट्ठे करता रहता है कि यार देखो उसने ऐसे किया ना, उसने वैसे किया ना, उसने वैसे किया। सो एक रिश्ते के अंदर रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे तो आप बच्चों को भी वही सिखाओगे, दैट इज करेक्ट। मेरे को याद है एक हस्बैंड आया था मेरे पास फॉर डिवोर्स फाइलिंग, और उसका बस यही बेसिक रीजन ही था, मतलब मेरी वाइफ ने मेरे 4 दोस्तों के सामने ये बोल दिया कि तुमसे तो होता ही नहीं है ना। इट वाज सो शेम, मतलब डिसरिस्पेक्टिंग टू दैट टुवर्ड्स दैट पर्सन, कि वो बंदा आ गया मेरे पास और एक इस एक्सटेंट तक चला गया कि उसको डिवोर्स चाहिए भैया इस मैडम से। एंड यस, इट इज अ मेंटल क्रूएल्टी। सर, इट्स अ गैस लाइटिंग ना। आपने उस इंसान को उसकी आइडेंटिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा दिया। आपने उस इंसान की, हम कितना एक अपनी आइडेंटिटी को किसी से फॉर्म करके चलते हैं, हम अपने एक सोशल रेपुटेशन के बारे में बात करते हैं एवरीवेयर, चाहे आप हैं चाहे मैं, हम सब एक सोशल सेल्फ जी रहे हैं और एक पर्सनल सेल्फ जी रहे हैं। सोशल सेल्फ जो हम समाज के साथ जी रहे हैं, जब आपकी वाइफ ने आपको दोस्तों के बीच में बोल दिया कि इनसे होता ही नहीं है या इस तरीके से बोल दिया, तो आप उस इंसान की किस हद तक ईगो को हर्ट कर चुके हो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टनर के लिए दूसरे पार्टनर को इज्जत करना। इसी के साथ मुझे केस याद आता है जहाँ पे हस्बैंड ने मुझे बोला, मैम मैंने इस लड़की को बहुत प्यार दिया, मैम मैंने इस लड़की को हर वो चीज़ दी जो ये चाहती है, और आज ये लड़की मुझे कहती है कि तुमने ना मेरा उस इंसिडेंस में उस दिन अपने पापा के सामने जवाब ना देकर मेरी बेइज्जती कर दी। ओके। तो मतलब कि हस्बैंड अगर 99% कर रहा है, देयर आर 4-5% वो नहीं कर पाएगा, बट वी वांट अ परफेक्ट हस्बैंड। हम चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड परफेक्ट हो, हर तरीके से परफेक्ट हो। वहाँ पर वो हस्बैंड कहता है, मैम मैं नहीं बोल पाया, मैम वाई कांट बी ट्रीट, कि अगर मैं अपने माँ बाप को उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को भी तो इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, हर चीज़ में उसको गिफ्ट भी तो दिला रहा हूँ, हर चीज़ में उसको पैम्पर भी तो कर रहा हूँ, हर चीज़ में उसको इज्जत भी तो दे रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मेरे पिताजी ने एक बार इस लड़की को डांटा था और शुरू में मैं नहीं बोल पाया, तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते। बट समटाइम हम इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मेल्स के ऊपर, अगेन टू बी एन आइडियल, कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, और वहाँ पे जो वुमेन्स आर डिसरिस्पेक्टफुल, वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है लड़ाई झगड़े का, आई वुड से डिस्प्यूट होने का। क्योंकि हमारी संस्कृति ने, हमने हमेशा से यही देखा कि मेल डोमिनेंस के अंदर आदमियों की बहुत ज़्यादा इज्जत हुई है, और वो चाहिए भी। मैं उसमें कभी गलत नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी एज अ फादर या भाई, या मैंने अपने हस्बैंड या अपने फादर इन लॉ की जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा बर्डन लेके चल रहे हैं ना, अपनी पूरी फैमिली को चला रहे हैं। वो एक रिस्पेक्ट, एक लव, एक केयर मांग रहे हैं। वो अगर तीनों चीज़ें उनको मिल जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। करेक्ट। माला, अभी तक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन जा रही है एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे को पर्सनली भी मिल रहा है और व्यूअर्स को भी मिल रहा होगा। और जिन जिनको मिल रहा है, क्या क्या सीखा है अभी तक, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहो यार। और कोई अपने सजेशंस, कोई फीडबैक हो तो मैडम की प्रोफाइल मैं मेंशन कर ही दूंगा, आप मैडम को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो माला, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसके रिलेटेड। आपने डोपामीन की बात करी थी। yes. तो ड्रग कंज्यूम करते वक्त एक डोपामीन रिलीज होता है ब्रेन में, जिससे खुशी मिलती है लोगों को, हैप्पी हार्मोन्स, है ना। हाँ जी, हैप्पी हार्मोन्स, है ना, केमिकल्स, यस। ओके। और वही सेम डोपामीन, वही सेम हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब कोई व्यक्ति पॉर्न देखता है। yes. तो मेरा इससे ये रिलेशन था क्वेश्चन से कि अगर किसी भी पार्टनर को, हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी को भी पॉर्न देखने की आदत पड़ जाए और वो फिजिकली एक्टिव ना हो अपने पार्टनर के साथ, वो पॉर्न देखकर ही अपना मास्टरबेट कर लेते हैं एंड दे डोंट फील द नीड टू बी फिजिकली
available. do physical intimation with their partner. Yes. तो उसके लिए आप कैसे काउंसलिंग करते हो? सर देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, जब आप porn देखकर ही अपने आप मास्टरबेट कर रहे हो और अपनी नीड्स को वहीं पर खत्म कर रहे हो, तो आप रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिस्टैच हो रहे हो, आप रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हो, आप रियलिटी के साथ काम नहीं कर पा रहे हो. सो व्हाट इज रियल लाइफ विल नॉट बी सेम एज व्हाट यू हैव सीन इन, राइट? रियल लाइफ विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट what you can call is एक बॉक्स के बियॉन्ड हो सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, राइट? अब आपको ऐसा लगता है कि मेरी सिर्फ फिजिकल I would want to intervene in this because मेरे पास एक मैटर भी आया था, मेरे को याद है, तो वो सेम इसी चीज पे था कि मेरा जो पति है वो देखता रहता है एंड उसी से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, देन whenever I feel the need to have that physical intimacy, yes, तो वो कर ही नहीं पाता वो चीज. सर ये बहुत सारे केसेस हैं जिस वजह से मेरे को मेंटल क्रूएल्टी फील हो रहा है. अभी आज सुबह में एक यूएस के क्लाइंट जो इंडियंस हैं, यूएस में है, एंड वो लड़की रो रही थी, कहती मैम 10 दिन हो गए मेरे हस्बैंड ने मुझे हाथ नहीं लगाया एंड मेरे लिए तो वही दुनिया है, मैं तो उसकी वजह से सब कुछ छोड़कर यूएस में बैठी हुई हूँ मैम, एंड वी डोंट हैव सेक्सुअल इंटीमेसी. हम इस चीज का क्या करें? बिकॉज मेल्स आर डेफिनेटली बिकमिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स porn and then masturbation, and then वहीं से उनका dopamine release हो गया and their physical needs are satisfied. Again, coming back to the same question, their physical needs are satisfied, their emotional needs are not satisfied. So making them realize, है ना, जैसे इंसान जब शराब का पैक पीता है ना रात को, जो डेली पीने वाला है, तो वो बोलता है मैं कल से कम करने की कोशिश करूंगा, मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा. इसी तरीके से जो porn addiction वाले जो लोग हैं वो भी ये छोड़ना चाहते हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे. अब वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी की सेटिस्फैक्शन ही सिर्फ देखने से निभा ली है. अब ये एडिक्शन का कब रूप लेगा? मैम मैं तो मीटिंग में जा रहा हूँ, मुझे एक बहुत अच्छी लेवल पे कोई मीटिंग करनी है, मुझे कुछ इंटरव्यू करना है, मुझे कोई एग्जैक्टली कोई वर्क प्लेस पे जाना है, बट मेरी उस समय इतनी एंग्जाइटी बढ़ गई दैट आई थॉट इमीडिएट मास्टरबेशन विल ओनली गिव मी रिलीफ. दैट इज एन एडिक्शन. सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करती हूँ. अब उसका इतना एडिक्शन है कि मैं इमोशनल टच खो चुका हूँ, मैं नम हो चुका हूँ, और वो नमनेस बहुत कारणों की वजह से आ सकता है. जैसे कि आपने बोला कि वो लेडी कह रही है मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, ऐसे ही केस मेरे पास आया जहाँ पे मुझे उस आदमी ने बोला मैम 1-1.5 साल तक ये लेडी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती थी, है ना, फिजिकल इंटीमेसी में शी वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद मी, है ना. मेरे को इसने पूरा बहुत बुरी तरीके से बिहेव करा, मेरी हाइजीन के ऊपर इसने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए और मेरे को बहुत तरीकों से इसने गंदा फील करवाया, तो मेरा इंटरेस्ट लूज होता चला गया. आज मेरी ये बॉडी की नीड है और मैंने इसको पर्सनल उससे जोड़ दिया. तो सबसे पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट हम कोई भी, अगेन बहुत सारे आपके क्वेश्चन को मैं बहुत क्लियर आंसर नहीं दे पाई, उसका कारण ये है हम वन शॉट आंसर के लिए नहीं चलते हैं, हम उस केस को पहले समझते हैं. अब मान लो अगर वाइफ ही हस्बैंड को कंफर्टेबल नहीं करा रही है और परफॉर्मेंस प्रेशर फील हो रहा है और उसको घबराहट हो रही है, तो पहले उस परफॉर्मेंस प्रेशर को कम करना, उसको रिलैक्स करना, उसको अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल करना, एंड देन इमोशंस के बारे में बात करना. बिकॉज जब हम मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी शारीरिक जरूरत तो खत्म कर रहे हैं, बट आपकी मानसिक, आपका मन, आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजिकल नीड आज भी अनसेटिस्फाइड है. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जो इंसान एडिक्शन मास्टरबेशन में जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वो जानता है वो गलत कर रहा है, उसको राइट कंफर्ट नहीं मिलता कई बार घर के अंदर अपने आप को रिलीज करने का. तो ये एक पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है, उस पार्टनर को समझे, उसके साथ अपने सेक्सुअल इंटीमेसी के मूवमेंट्स को थोड़ा सॉफ्ट बनाए, ना कि बहुत ज्यादा हार्ड फीलिंग्स के साथ रहे. माला मुझे याद है एक मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उसका कोई एग्जाम था बड़ा, कोई प्रिपरेशन कर रहा था वो किसी एग्जाम की, तो उसको बड़ी एंजाइटी हो रही थी और उसने मेरे को पर्सनली बताया आके, ही वॉज अ स्टूडेंट, तो वो कहता मैं एग्जाम से पहले मास्टरबेट करने चला गया सो दैट आई फील रिलैक्स्ड. यस. तो ये क्या कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है सर? साइकोलॉजी में हर वो चीज़ प्रॉब्लम है, मैं इसको कहूँगी हर वो चीज़ प्रॉब्लम है जो आपकी डेली फंक्शनिंग को खराब कर रही है. आप एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप इतने एंग्शियस हो, आपको अपनी फीलिंग को एडजस्ट करना नहीं आ रहा है ना. मैं मास्टरबेशन को प्रॉब्लम नहीं कह रही हूँ, मैं प्रॉब्लम कह रही हूँ कि ये प्रॉब्लम है जब आप अपनी डेली फंक्शनिंग को खत्म करके आपके लिए सिर्फ वन स्टॉप सोल्यूशन है. ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक दैट कि वो इंसान कह रहा है मैं एग्जाम देने जा रहा था बट जब तक मुझे एक पैक नहीं मिला मैं एग्जाम नहीं दे पाया, मुझे वो ड्रग नहीं मिला मैं एग्जाम नहीं दे पाया, बिकॉज वो मेरी बॉडी की बेसिक नेसेसिटी बन गई है. उतना लेवल ऑफ डोपामिन मुझे चाहिए टू फील प्लेजर, मुझे अल्टीमेट प्लेजर. जब आपको
एडिक्शन होता है, जब आपको एडिक्शन मिलता होता है, तो आपका एक अल्टीमेट प्लेजर ही आपको इन चीज़ों से मिलना शुरू हो जाता है. सो दिस इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम. मैं इनफैक्ट सबको ये बोलना चाहूँगी, हर चीज़ का मध्यम मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ व्हाट यू कॉल इज. अब मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है सर, एक क्लाइंट आता है जो मुझे कहता है 21-22 साल का, मैम मैंने तो कसम खा ली मैं 2 साल तक कभी के बारे में बात ही नहीं करूँगा, फोन ही नहीं देखूंगा, मास्टरबेट ही नहीं करूंगा. ये अपने ऊपर क्रूएल्टी है, क्योंकि हम इसको नॉर्मल नहीं मान रहे, हमने इसको रिलीजियस जोड़ लिया कि ये बुरी चीज़ें हैं. हमारी सोसाइटी में इसके बारे में ओपनली बात नहीं हो रही है. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. किसी भी चीज़ का अति और किसी भी चीज़ का खत्म करना, व्हाट यू कॉल इज ब्लैक एंड वाइट फिनोमिना. ब्लैक इज अरे मैम ये पोर्न, सेक्स, मास्टरबेशन ये बहुत गंदी चीज़ें हैं, मैं इनसे दूर रहना चाहता हूँ. यू हैव अ कंप्लीट ब्लैक थिंकिंग. वाइट इज अरे मैम मेरे को तो जब भी घबराहट होती है मुझे ऐसा लगता है मैं करता हूँ और मैं ठीक हो जाता हूँ. रिमेंबर यू बिकमिंग एन एडिक्टेड टूवर्ड्स इट. दोनों तरीकों के केसेस हैं. और ये जो आपका है ना सर, ये ज़्यादा हार्मफुल केसेस हैं जहाँ पे इंसान कहता है कि मैं सेक्स के बारे में बात ही नहीं करूँगा. एक हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटी में लीन हो गया, व्यस्त हो गया और ज्यादा रिलीजियस बन गया वो या बन गई, और वो अपने पार्टनर को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे या फिर वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे, क्योंकि उनके दिमाग में लगता है कि ये गलत है. अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करना गलत है. उनको ऐसा लगता है कि अब तो हम रिलीजियस बन गए, अब नहीं करेंगे. सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे पता है क्या, हम लोगों ने ना उसको अधर्म मान लिया. हमने ये सोच लिया एक बहुत ही गंदी चीज़ है. पहली बात, ये गंदी चीज़ नहीं है. इट इज़ अ कंप्लीट बायोलॉजिकल ड्राइव जो किसी की भी ज़रूरत हो सकती है. हमने ये कर लिया है कि अगर हम भगवान को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं तो हमें इन नीड्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है. अब जब आप इस नीड को ख़त्म करोगे तो आप दूसरे इंसान के साथ इमोशनली बहुत गलत कर रहे हो. इनफैक्ट मैं बोलूँगी आप उसके साथ कहीं ना कहीं इमोशनली अब्यूज़ ही कर रहे हो, है ना. अगर आप वाइफ अगर हस्बैंड को बोले कि यू कैन नॉट टच मी, आप उसको इंटीमेसी नहीं करने दे रहे हो 2-2, 3-3 साल. और आप ये केस सर लिटरली लोग सफ़र कर रहे हैं. मेल्स आके बोल रहे हैं कि मैम हमारी वाइफ ने XYZ भगवान को मानना शुरू कर दिया या किसी गुरु को मानना शुरू कर दिया है, और उसमें ये बोल दिया गया है कि सेक्सुअल इंटीमेसी और सेक्सुअल के थॉट्स भी आना आपके लिए अपराध है, आपको नहीं सोचना चाहिए. आप इस बात को समझिए, दिस इज़ अ वेरी कंप्लीट बायोलॉजिकल ड्राइव. आप जितना इसको टैबू बनाते चले जाएंगे वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाएगी. और जब इंसान सेक्सुअली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होगा. एक लेडी आती है जो मुझे कहती है कि मैम मेरे को ना ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना. अब जब भी मैं बालाजी मंदिर में जाती हूँ ना, तो मैं जब मत्था टेकती हूँ ना, तो मुझे थॉट आते हैं, मैम मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितना गंदा सोच रही हूँ, मैम मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ. एक लड़का आता है मेरे पास 12वीं एग्जाम क्लास का, मैम मैं ना देखता हूँ, और देखते क्या होता है, जब मम्मी पापा कभी को रूम में आ जाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ना हनुमान चालीसा चला देता हूँ. और मैम मेरे साथ क्या हुआ, मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ ना, मुझे थॉट्स आते हैं. तो अब ये क्या है, अब ये इतना ही सिंपल है कि आपने अपनी एक बॉडी की नीड को दबा लिया. जब आप इमोशन को सप्रेस करते चले जाओगे तो वो कभी ना कभी ब्लास्ट होगा. जब आपने लेडी ने अपने हस्बैंड को बेसिक राइट ऑफ इंटीमेसी नहीं दिया, उसने 2-3 साल फिजिकल रिलेशंस नहीं निभाए, कहीं ना कहीं उस लेडी की भी ज़रूरत हो सकती है. इन चीज़ों को टैबू मान देना कि ये विचार आना भी मेरे लिए, इसको हम बिल्कुल नॉर्मल क्यों नहीं रख सकते कि मैं मंदिर के अंदर हूँ, थॉट आया, इट इज़ ओके, आई हैव नथिंग हार्म टू डू. इसको नॉर्मली आने और जाने दीजिए. अब हमारे को सेल्फ गिल्ट होगा, मैं कितनी गंदी हूँ, हम सेल्फ ब्लेम करेंगे, हम सेल्फ सैबोटेज करेंगे, अरे यार मेरे से ज़्यादा तो कोई गंदा है ही नहीं, मैम ये बात तो मैं किसी को बता ही नहीं सकती कि मैं मंदिर में जाकर इसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये तो अधर्म है. तो ये कोई अधर्म नहीं है. आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीमेसी, उतनी ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहती हूँ, जितना आपके लिए फूड, वाटर, शेल्टर, आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं उसी तरीके से. इनफैक्ट नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी बायोलॉजिकल, आपकी शारीरिक ज़रूरतों को ध्यान रख रही है, साथ साथ आपकी इमोशनल ज़रूरतों का ध्यान रख रही है, आपकी बिलोंगिंगनेस का ध्यान रख रही है. व्हेन यू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, एक्चुअली इंजॉय करते हैं, तो आपकी वो रिलेशनशिप को फॉस्टर करता है, वो उस बगीचे को खिलने में, मैं कहूँगी उसको हेल्प करता है, एक फूल को खिलने में हेल्प करता है. जो भी लोग ये कर रहे हैं वो अपने पार्टनर के साथ क्रूएल्टी कर रहे हैं, वो किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो. इट इज़ क्रूअल अपने पार्टनर को आपकी सेक्सुअल राइट से हटाना, उनके ऊपर दबाव बनाना कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही नहीं. सुन लो यार, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना या कुछ गलत नहीं होता और ये अधर्म नहीं होता, तो अपने पार्टनर के साथ तो एटलीस्ट करो यार. और जैसा कि डॉक्टर माला बता रही है कि इट्स अ हाईली वी कैन कॉल इट एज अ क्रूएल्टी, मेंटल क्रूएल्टी, और मेंटल क्रूएल्टी इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स एज वेल. तो अपने पति या
पत्नी से डिवोर्स नहीं लेना, तो आप उनको सेटिस्फाई भी करते रहो। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, हाईली एडिक्टिव स्मोकर्स आते होंगे आपके पास, यस। तो सुट्टा यानी कि सिगरेट स्मोकिंग छुड़वाने के लिए आप क्या काउंसलिंग करते हो? सर हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो इंसान करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता। मतलब कि मैं सुट्टा खत्म ही नहीं करना चाहता, अगर वो आता है उसके घर वाले उसको जबरदस्ती ले, तो सबसे पहले मैं कितना अवेयर हूँ ये मेरे लिए गलत है। अब मैं उससे ट्रिगर्स पूछती हूँ, हम सुट्टा कब पीते हैं? मैडम पता है क्या होता है, शाम को ना 4 बजे ऐसा लगता है बस एक लत लग जाती है कि चल यार बाहर जाते पीते हैं। सुबह उठता हूँ ना, वॉशरूम ही नहीं जा पाऊंगा जब तक सुट्टा नहीं पिया, रात को नींद ही नहीं आएगी जब तक सुट्टा नहीं पिया। तो आप सबसे पहले ये जानो कि उसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। कईयों के लिए दोस्त ट्रिगर पॉइंट्स है, जब दोस्त मिलते हैं तो सुट्टा पीते हैं। कईयों के लिए ट्रिगर पॉइंट है मुझे घबराहट होती है तो मैं पीता हूँ। तो सबसे पहले उनकी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, किस कारण से वो ये कर रहे हैं। इसको मैं सिंपल अगर आपको फॉर्मूला बताऊं, ABC। बी इज द बिहेवियर। इंसान सुट्टा पी रहा है, उससे या तो उसको कुछ फायदा होने वाला है, मतलब कि उसकी घबराहट खत्म होने वाली है, उसके दोस्तों के साथ उसको अच्छा समय मिलने वाला है, या फिर उसका कुछ कारण था। तो A इज क्या रीजन था मैंने वो बिहेवियर करा, और C इज उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस आया। तो जो इंसान सुट्टा पी रहा है वो इसलिए पी रहा है क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है मेरे दोस्तों के आगे मैं कूल लगूंगा। इनिशियली 16 साल, तो खैर मैं बहुत आगे बोल रही हूँ, मेरे पास आज की डेट में केसेस हैं जहाँ पे 14 साल का बच्चा सिगरेट स्मोक करने लग गया है, 12 साल का बच्चा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैम मेरे को तो दोस्तों के आगे कूल बनना है। अब वो लत कब लग जाएगी? क्योंकि वो कूल बनते 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 मैं अपनी आइडेंटिटी खत्म कर गया। अब वो मेरी आदत बन गई। अब वो आदत क्यों बन गई? क्योंकि मुझे तो वॉशरूम ही नहीं आता बिना सुट्टे के, मैं तो सो ही नहीं पाता हूँ बिना सुट्टे के। तो मतलब कि मेरी जो बेचैनी है या जो मेरी बॉडी है वो उसकी इतनी ज़्यादा एडिक्टिव बन गई है कि उसके बिना मुझे कोई राह नहीं नजर आ रही। अपनी बॉडी को समझ कर उसके ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करना, उसके ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना। आपके जब दोस्त जाके आप सुट्टा पी रहे हैं, जस्ट ट्राई सम टाइम कि आप सिर्फ चाय पीकर आ रहे हो, आप कुछ डिफरेंट करके देख रहे हो। आप च्युइंगम्स आजकल हमारी बहुत हर्बल आ रही हैं, आप उस चीज़ को देखें, उसका ऑल्टरनेटिव निकालना। इसको हम बोलते हैं मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, जिसमें हम क्लाइंट का मोटिवेशन बढ़ाते हैं किस तरीके से वो इस डी एडिक्शन की राह पे चल पाए। माया, शराब यानी कि अल्कोहल छोड़ने के लिए आप कैसे काउंसलिंग करते हो? एग्जैक्टली सेम रहेगा सर। हम उनके ट्रिगर को फाइंड आउट करेंगे, ट्रिगर के ऑल्टरनेटिव्स निकालेंगे कि क्या उनको और उस समय पे करा जा सकता है। शराब क्यों पीते हैं मैडम? शाम को 6-7 बजते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, लगता है कुछ खा लेते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं, तो लगता है यार 2 पैक भी लगा लेते हैं। तो उस समय मैम क्या मतलब, भूख लगी तो मुझे कुछ अच्छा खाना है तो शराब पीनी है, तो हम बोलेंगे 5-6 बजे या पहले कुछ खा लो, जिससे आपको वो भूख लगने वाला टाइम का टप जाए, आपका वो टाइम कहीं ना कहीं आगे निकल जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये देखना है हम किस वजह से शराब पी रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं शराब हम इसलिए पी रहे हैं क्योंकि मैम गृह कलेश बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं शराब पी के घर पहुँचे और सीधा जाके सो जाएं। तो उन कारणों पे काम करो, ना कि सिर्फ बिहेवियर को गलत समझो। सर अल्कोहल छोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्लाइंट से पूछते हैं वो छोड़ना क्यों चाहता है। बहुत बार वो सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि माँ बाप कह रहे हैं और बीवी कह रही है। तो शराब छोड़ने का कारण क्या है? जब तक आप किसी चीज़ का कारण नहीं जानते ना, आप उस चीज़ को ओवरकम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि वो इंसान शराब इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि उसको कितनी समझ आ रही है कि उसकी बॉडी पे क्या हैम्पर हो रहा है या उसकी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। अब बात आती है सेकेंड, मैम मैं तो इतनी शराब पीता हूँ कि मेरी अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही है और मैं फैक्ट्री पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो शराब पीने से नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, उनका उस मोमेंट को हैंडल करना ही हम कहीं ना कहीं इस थेरेपी को नाम देते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले उसकी कारणों को आइडेंटिफाई करना, उसके ट्रिगर के ऊपर काम करना और उसके ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना, उसको हेल्प करना कि जब वो शराब ना पिए तो वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो अपने उस मूवमेंट को पार कर पाए, जिस समय वो उस बात को खत्म कर पाए। मैम जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है 2 पैक लगा लूँ, इमोशंस को नम कर लूँ। तो आपने सिर्फ शराब की आदत बना ली, बट आपने मेन कारणों पर नहीं करा काम। अगेन, शराब पीना इज नॉट अ प्रॉब्लम इज जब उसकी आदत बन रही है। और आदत क्यों बन रही है? क्योंकि या तो गृह कलेश है, या ऑफिस में प्रॉब्लम है, या दोस्तों में प्रॉब्लम है, या मम्मी या बीवी की प्रॉब्लम है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की है। उस आदत को जानो, ना कि सिर्फ नशे की लत के अंदर उस अवॉइडेंस करते हो। आपके पास हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, अप्रोच या अवॉइड। जब आप अप्रोच करते हो तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ करते हो। अवॉइड इज मैडम कलेश होगा, मैंने तो सोचा शराब पी लेता हूँ, मैं तो जाके सो जाऊंगा। मैडम आजकल बिल्कुल पैसा नहीं है, कोरोना के बाद इतनी ज़्यादा मंदी आ गई है, पैसा ही नहीं है। एक आदमी आता है, उसकी बॉक्स फैक्ट्री है, उसकी प्रिंटिंग की फैक्ट्री है। मैडम मैं तो सुबह 10 बजे ही 2 पैक लगा लेता हूँ क्योंकि इतनी टेंशन होती है। तो आप शराब पी क्यों रहे हो? सबसे पहले उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं यूथ के ऊपर। जेनजी में आपने देखा होगा कि काफी जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं एक रिलेशनशिप में। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जल्दी से रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, ब्रेकअप भी कर लेते हैं।
कोई एक पार्टनर जो पार्टनर है उनको डिच कर रहा है किसी और के साथ, yes. तो इसके पीछे क्या रीजन है और इसकी काउंसलिंग से कैसे मदद हो सकती है एक रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए? सर देखिए, यहाँ पे जब हम डिच करते हैं ना पार्टनर, तो दूसरा पार्टनर दे आर टू क्विक अब दूसरे नए रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात को मान चुके हैं कि उनको रिलेशनशिप ही कंफर्ट दे रहा है। तो हम एक्चुअली राइट पार्टनर नहीं ढूंढ रहे, हम जल्दी अवेलेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। जो जेंजी है ना, वो ये कहती है अरे मैम कहीं पर काउंसलिंग होते होते दूसरे सेशन में बोलते थे मैम अब हम ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि मैम नाउ आई हैव एन अदर पार्टनर जिसके साथ मैं अपना समय बिता सकती हूँ। जेंजी इज मूविंग वे टू फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू ओनली फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। उनको इमीडिएट वो संतुष्टि चाहिए कि वो रिलेशनशिप में क्या रेड फ्लैग्स थे, क्या ग्रीन फ्लैग्स थे, क्यों लड़ाई हुई, क्या कारण थे, उसके ऊपर वो बात ही नहीं करना चाहते। वो सिर्फ आना चाहते हैं, कूल दिखना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, और जैसे ही ब्रेकअप हो रहा है दे आर रेडी टू मूव टू अनदर। मैं सबको सिर्फ एक एडवाइस दूंगी, कभी भी ब्रेकअप हो, कुछ भी हो, पहले अपने आप को समय दीजिए उस ब्रेकअप से ओवरकम करने का, ना कि प्रेशर ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप में दोबारा इन्वॉल्व हो जाए। बट ब्रेकअप पे तो एक लंबा चौड़ा आंसर बनता है, बिकॉज इफ आई आस्क यू कि कोई ब्रेकअप हो गया एक रिलेशनशिप में, चाहे गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के साथ किया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के साथ किया, इवेंचुअली उनको छोड़ के ही गए वो किसी और के पास, तो वो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है जिस पार्टनर को छोड़ के गए उसके दिमाग में कि भैया मैं उसको पूरी नहीं पढ़ रही थी या मैं उसको पूरा नहीं पढ़ रहा था तभी वो मेरे को छोड़ के गया या गई। बिल्कुल सर, ये हो गया ना फियर ऑफ अबैंडनमेंट, बहुत बहुत कॉमन है आजकल की जनरेशन के अंदर, दैट आई हैव बीन अबैंडन बाय माय पार्टनर। मैं अपने पार्टनर के अबैंडन हो गया। अब ये फियर ऑफ अबैंडनमेंट का देखिए ना, मैम मैं इसलिए अबैंडन हो गया क्योंकि मैं अच्छा कमाता नहीं था, अब मैम मैं इतना कमाऊंगा ना कि उसको पता चलेगा। बट वो कमाने की तरफ मैं चला भी नहीं था, एक और लड़की ने मुझे अप्रोच करा, मैंने उसके साथ रिलेशनशिप कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो ब्रेकअप के पीरियड को मैंने इंजॉय नहीं करा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन स्टेज। आपको वो इंजॉय तो खैर सही शब्द नहीं रहेगा, उस मोमेंट को मैंने महसूस नहीं करा, उस फीलिंग को मैंने नम कर बहुत जल्दी मैं किसी आगे रिश्ते के अंदर चला गया। यहीं पर अगर हम बात करें, जब एक चीटिंग का केस आता है, इनफिडिलिटी का केस आता है, इनफिडिलिटी के केस के अंदर लड़का कहता है कि मैम मैं इस लड़की को भी डेट कर रहा हूँ, साथ में पता चले उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी साथ हूँ, साथ में पता चले एक तीसरे के साथ भी हूँ। अब जब इनफिडिलिटी का केस आएगा, लड़की को लगेगा सारा का सारा ब्लेम सेल्फ के ऊपर। लड़के के बारे में वो आज भी कम बात करेगी कि उसने क्यों किया, मैम शायद मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैंने अच्छा नहीं किया, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर चुका है लोगों का। हम सिर्फ लोगों के अप्रूवल के ऊपर जी रहे हैं। अगर उसने बोल दिया तुम अच्छी हो तो मैं अच्छी हूँ, उसने बोल दिया तुम अच्छी नहीं हो तो अच्छी नहीं। अब ये भूल गए हैं कि वो अच्छे बुरे की जो लड़ाई थी वो सिर्फ हमारी इंडिविजुअल हट गई है, वो सिर्फ एक कपल के ऊपर उसमें आ गई है। और जब ब्रेकअप होता है तो उस फेज को तो मैं क्या एंजॉय करूंगी, नाउ आई एम टू क्विक टू फाइंड आउट द अदर ऑप्शंस अवेलेबल। आजकल आप सुन रहे हैं बेंचिंग है ना, बेंचिंग। नाउ व्हाट इज दिस बेंचिंग? सिचुएशनशिप है ना। अब इसके अंदर हमारे को ऐसा लगता है कि हम अकेले तो रह ही नहीं सकते, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, मैं अकेला नहीं रह सकता, तो आई ऑलवेज हैव 2-3 ऑप्शंस इन माय माइंड कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन क्या करेंगे, कैसे लेकर आएंगे? आप अपने इमोशंस अपनी पर्सनैलिटी के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं इस सिचुएशंस के साथ जाके। वन नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, again all these things are destroying the innocence of a relationship। ये रिलेशनशिप की innocence को खत्म करती जा रही है। कहीं ना कहीं हम कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, और कमिटमेंट से ही कहीं ना कहीं हम डर रहे हैं। एक और मैं आपसे बात जानना चाहूँगा कि लोगों को रातों को नींद नहीं आती, तो ये इसके लिए भी थेरेपी लेने आते हैं लोग आपके पास? डेफिनेटली सर, रात को जिसको नींद नहीं आती वो क्यों नहीं आती? क्योंकि मैम मेरे रात को ना दिमाग में बहुत कुछ चलता है। अब योर ब्रेन इज जस्ट लाइक योर इंस्टाग्राम। आपने इंस्टाग्राम पे सर्च किया मुझे गोवा घूमने जाना है, इंस्टाग्राम सब गोवा दिखाएगा, गूगल भी गोवा दिखाएगा, सब कुछ वही दिखाएगा। दैट इज व्हाट यू कॉल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका दिमाग भी उसी तरीके से, आपने दिमाग में सोचा यार आज मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, अब दिमाग आपको 100 ऐसी इंसिडेंट्स बता देगा जब आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो जब आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप नींद ना आने के पीछे का जो चीज़ है वो क्यों है? क्योंकि मैम मेरे को ना सारी चीज़ें दिमाग में याद आती है। अब हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब हमारे को चीज़ें याद आती है हम बोलते हैं नहीं अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा। द मोमेंट यू से मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, आपको वो थॉट ज़्यादा आ रहे हैं। आशीष जी प्लीज़ आप ना एलिफेंट के बारे में मत सोचना, आपके दिमाग में एलिफेंट आ गया। जब नींद नहीं आ रही ना, तो हमारे को सबसे बड़ा फियर है कि मेरे को दिमाग में विचार आएंगे, मैम मैं इस विचार के बारे में नहीं सोचना चाहता। हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, हम किसी चीज़ से भाग रहे हैं, उसे भागे नहीं, उसको एक्सेप्ट करिए और नींद की दवाई से बचिए, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करिए। कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग थकते नहीं हैं तो उनको नींद नहीं आती।
अपनी स्लीप हाइजीन के ऊपर काम करिए, किस तरीके से आप सोने जा रहे हैं। बच्चे मैम सोना नहीं चाहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक मेरी रील भी इस चीज़ में बहुत वायरल गई थी कि बच्चा सोना नहीं चाहता, क्या करना चाहिए। एक प्रॉपर रिदम बनाइए, जब बच्चा सोने आ रहा है उसके साथ एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर करिए कि किस तरीके से आप थैंकफुल हो सकते हैं भगवान को, किस तरीके से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। देन उसको कोई सूदिंग साउंड चलाइए। सूदिंग साउंड जब वो चलाते हैं, कोई भी गायत्री मंत्र चला दिया आपने, ओम भूर्भुवः ये गायत्री मंत्र चला दिया आपने, साथ में कोई रिलैक्सेशन म्यूजिक चला दिया, कुछ आवाज़ चला दी और उससे उसको रिलैक्स कराइए, ब्रीदिंग करवाइए। एक बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है नींद प्रॉपर आना। अब हम बात करते हैं बड़ों के ऊपर। नींद की गोली खाने से मेरी ऐसी सलाह रहती है, बचिए, अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करिए। एक रात को हैबिट बना लीजिए जर्नलिंग करने की। रात को आपने बैठना है और अपने थॉट्स को लिखना है, क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। उन थॉट्स को अंडरस्टैंड करिए, उसको समझिए और फिर आगे बढ़िए, ना कि सिर्फ इसी चीज़ का प्रेशर बनाइए कि मुझे नींद नहीं आ रही है। माला, जो यूथ होता है ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनका ब्रेकअप हो जाता है किसी का, तो वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। गलत चीज़ें एज इन ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं, स्मोक करना शुरू कर देते हैं। उनसे कैसे डील करा जा सकता है, मतलब उनको कैसे सही चीज़ बताई जा सकती है? सर देखिए, जो यूथ है ना वो एक चीज़ चाहता है, एक्सेप्टेंस। वो चाहता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूँ, मेरे को अच्छे दोस्त चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, क्योंकि वो अब घर से बाहर निकले, एडोलेसेंट है, जवान हो रहे हैं, तो उनको वो चाहिए। अब जब उनको रिलेशनशिप में धोखा मिलता है, जब रिलेशनशिप में लड़की ने 2 लड़कों के साथ रिलेशनशिप करा और लड़के को पता चलता है ये लड़की ने मेरे साथ चीट करा, तो उसके लिए पूरी दुनिया शैटर्ड हो गई, बिकॉज उसने उस दुनिया को ही अपनी आइडेंटिटी मान लिया था। तो सबसे पहले हमें यूथ को ये समझाने की जरूरत है कि आइडेंटिटी इज योर पर्सनल। आप सिर्फ रिश्ते को अपनी पहचान मत बनाइए। मैं बेटा एक काम करो, आप ना, आपके रिलेशनशिप ब्रेक हुआ ना, आप दोस्तों से मिलो। जनरली मैं बोलती हूँ मैम दोस्त तो है ही नहीं, मेरा तो सुबह उठने से लेके गुड मॉर्निंग जानू से लेके गुड मॉर्निंग रात गुड नाइट जानू तक का तो मैसेज सिर्फ एक ही लड़की के साथ हो रहा था। तो मेरा जो पूरी वर्ल्ड है ना, जो मेरी पूरी दुनिया है, वो एक रिलेशनशिप तक टिक गया था। तो हम सबसे पहले उनको ये सिखाते हैं कि अपनी आइडेंटिटी पहचानो, अपने आप को पहचाने, आप कौन है। क्योंकि एक यूथ बहुत ज्यादा चीज से गुजरता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी कंफ्यूजन। एम आई एन एक्सट्रोवर्ट, एम आई एन इंट्रोवर्ट, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। तो अपनी जो पहचान आप बना रहे हैं, जो आप अपनी चीजों को, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस आइडेंटिफिकेशन में रिलेशनशिप को सिर्फ एक पार्ट रखिए, अपनी यूनिवर्स मत बनाइए रिलेशनशिप को। यूथ क्या कर रहा है, वो एक जगह पर अपना कंफर्ट जोन पाके उसको अपनी दुनिया बना रहा है, और जहां पर वहां से धोखा मिला तो वो शैटर्ड हो रहा है। वो शैटर्ड होने से हमें बचने के लिए अपने यूथ को ये बहुत जरूरी बताने की जरूरत है, दैट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स टू लव अस। हम अपने ऊपर तो दया खाते ही नहीं। जनरली लोग हमारे पास आएंगे, मैम मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो इतना बुरा हूँ, पता है मैम मैंने तो कुछ करा ही नहीं आज तक अच्छा। दे आर टू गिल्टी अबाउट देमसेल्फ, है ना। यूथ आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिव। अगेन वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने आपको बुरा फील करा दिया, तो अच्छा दिखता नहीं है, तेरे पास अच्छे पैसे नहीं है, तूने ऐसा नहीं करा, तूने मेरी ये नहीं करा, तो उसको हमेशा ब्लेम, उसको हमेशा एक बैड शेमिंग कर दिया आपने, उसको बुरा फील करवा दिया। अब जो इंसान अपने आप में ही टूटा हुआ था, वो तो रिश्ते में इसलिए आया था क्योंकि ये मेरी पहचान बनेगा, क्योंकि घर पे उसको प्यार मिल नहीं रहा था। घर पे तो माँ बाप कह रहे थे क्या तू बड़ा हो रहा है, सुन ही नहीं रहा। अब वो सुन नहीं रहा तो वो लड़की की सुन रहा था। अब लड़की ने वो दिया, तू तो किसी काम का ही नहीं है, तो उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया, आई एम अ बैड पर्सन, आई एम अ यूजलेस, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो यूथ को ये इंपॉर्टेंट मैसेज समझने की बहुत जरूरी है, दैट इज सेल्फ लव। अपने आप को पहचानो, अपने आप की इंपॉर्टेंस रखो, ना कि सिर्फ रिश्तों पे डिपेंडेंट हो जाओ अपने प्यार के लिए, अपने लव के लिए। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ इस चीज को भी जरूर जानिए कि जब एक रिश्ता टूटता है, आपको दुख होता है, आपको प्रॉब्लम होती है, बट दुख के बाद बहुत कुछ अलग फेजेस हैं इसको करने के लिए। सीधा जिंदगी को ना हैप्पी और सैड में मत डाल दो। मैडम आज मैं बहुत सैड हूँ, मेरा ब्रेकअप हो गया, 3 हफ्ते के अंदर मैम आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को एक नया पार्टनर मिल गया। क्या इतना क्विक है रिलेशनशिप्स मिलना? क्या इतना क्विक है एक राइट पार्टनर देना? हमारा यूथ ना एक ट्रैप ऑफ हैप्पीनेस के अंदर है। वी आर ऑलवेज फाइंडिंग क्या चीज हमें और खुशी दे सकती है। वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर इट। एक सबसे गलत चीज आज के टाइम में क्या हो रहा है, मैम अभी ना हम रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप एंड हो गया, अब ना हम दोस्त हैं, उस चीज से बच जाइए, वो मत करिए। क्योंकि रिलेशनशिप्स में ना कभी भी आप सीढ़ी वापस नहीं आ सकते, ये लैडर्स हैं। आप किसी के प्यार करे, आपने किसी के साथ अपने समय बिताया, आप फिजिकल इंटीमेट हुए, आप उसके साथ अपने मूवमेंट्स को स्पेंड करने लगे। मैम आज हमें ऐसा लगा वी आर नॉट राइट फॉर ईच अदर, हमने एक दूसरे का ब्रेकअप कर लिया, अब हम दोस्त की तरह रहेंगे, तो आप एक सीढ़ी नीचे कैसे आके रहोगे? आप नहीं रह पाओगे।
तो यूथ को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ लूजिंग हमारे अंदर इतना ज़्यादा है कि हम अब्यूज़ भी सहन कर रहे हैं। एक लड़की थोड़े दिन पहले मुझे बताती है, बड़ी अच्छी लड़की, एजुकेटेड फैमिली की, मैम मेरे ना बॉयफ्रेंड ने मुझे मारा और मेरे को लगता है नहीं कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने तो सेल्फ वर्थ ही नहीं है ना। आई एम दैट बैड मैन। मैम पता है उसने मुझे लव उस समय पे दिया जब मुझे कोई लव नहीं देता था, जब मुझे कोई प्यार नहीं करता था। तो यूथ को ऐसा लगने लग गया है कि जो पार्टनर्स हैं वो ही मुझे स्पेशल फील करा रहे हैं। तो यूथ को ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने आप को किस दायरे तक प्यार करना है, उस इंसान को अपनी दुनिया नहीं बनाना है, और जब वहाँ से धोखा मिले तो अपने आप को समझने का टाइम देना है, ना कि ब्लाइंडली अनदेखा। मतलब यूथ किसी भी तरीके की गाली गलौच भी सहन कर रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में रहना चाहता है। एक डॉक्टर हैं मेरे से अभी काउंसलिंग ले रहे हैं, उन्होंने प्राइवेट अपना MBBS करा है, और वो इंसान आज के टाइम में मेजर डिप्रेशन के अंदर है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? मैम जहाँ से मैंने अपना MBBS करा ना, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा नहीं था, वहाँ पे मार पिटाई होती थी, गुंडागर्दी होती थी, बुलिंग होती थी। बुलिंग एक बहुत बड़ा कारण है हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का। अब बुलिंग होती थी तो क्या हुआ मैडम, मैंने एक रिलेशनशिप में था और वो लेडी ने मुझे बड़ा बुरा फील कराती थी। वो मुझे बोलती थी अरे तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद कितनी अच्छी गाड़ी, अरे तेरे तो कुछ है ही नहीं उसके बाद। तो मैंने कहा आप इतना कुछ अब्यूज सहन करके क्यों थे उस लड़की के साथ? मैम कोई था ही नहीं, अगर मैं उसके साथ भी ना होता तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। जस्ट बिकॉज कोई आपके पास अवेलेबल ही नहीं है तो आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप को भी बर्दाश्त कर रहे हो। वो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं क्योंकि हमारी सेल्फ वर्थ खत्म हो गई है। माला ऑल्सो एक टाइम के बाद एक रिलेशनशिप बोरिंग सा हो जाता है, एंड यू नो ऐसा इसलिए होता है मे बी क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है रिलेशनशिप, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट योर पार्टनर, और उसके बाद आपको यू नो बाहर की दुनिया ज्यादा ग्लैमरस लगने लग जाती है। मेरे ख्याल से यही रीजन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी तभी चलते हैं लोगों के। तो इसके बारे में कैसे काउंसलिंग करते हो आप? सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आने के पीछे ना, आपने कहा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मैं कहती हूँ सब कुछ अब नॉर्मल हो जाता है। इसमें डिफरेंस समझिएगा, सब कुछ नॉर्मल हो गया मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में सब चीज़ों में रजामंदी हो गई और हम खुश है। नहीं, हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इसके साथ तो मेरा काम ही नहीं चलना, मैं सिर्फ संसार के लिए, सोसाइटी के लिए मैं इसके साथ बैठा हूँ, बट मुझे इससे प्यार नहीं हो रहा, अब मेरा इससे विश्वास हट चुका है, अब मेरे को इस चीज़ में खुशी नहीं मिल रही। हर वो आदमी बाहर जाने की कोशिश करेगा जब उसको घर पर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और हर लेडी वो बाहर जाने की कोशिश करेगी जिसको घर पे लव, केयर और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो एक रिलेशनशिप के अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल तभी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है जब आप अपना एसेंस ऑफ रिलेशनशिप, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली, आपको इतना अनस्टेबिलिटी मिल गई है कि आपने सोच लिया अब इसमें स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो मैंने इम्परफेक्शन को यहाँ पे एक्सेप्ट करके मैंने बाहर मूव ऑन कर दिया। सो रिलेशनशिप में इंसान तभी धोखा खाता है जब उसका कहीं ना कहीं बैंडविड्थ इतना हो चुका होता है कि उसको लगता है अब नथिंग इज वर्किंग आउट, नथिंग इज वर्किंग आउट तो आई विल गो आउट, नथिंग इज वर्किंग आउट आई विल लुक आउट फॉर द अदर पार्टनर। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आज के टाइम पर अगेन एट पीक है और लोग बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहे हैं, और वो चीटिंग के पीछे कारण ही यही है, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होना, हमेशा घर में इश्यूज होना, और कभी भी उस इश्यूज को बैठ के बात नहीं करना। एक्स्ट्रा मैरिटल को rather than blaming कि तुमने गलत करा, उसका कारण बैठ के जान लो कि वो इंसान क्यों बाहर गया, क्यों वो इतना दुखी था कि उसको बाहर जाना। आजकल 13-14 साल के निब्बा निब्बी रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं बच्चे, रिलेशनशिप्स में आते हैं एंड दे आर डूइंग दोज थिंग्स व्हिच दे शुडंट डू। यस, और ये किस लिए हो रहा है? मतलब लैक ऑफ लव है या पेरेंट्स से वैलिडेशन नहीं मिल रही, और इसका क्या सोल्यूशन है? सब पेरेंट्स से वैलिडेशन नहीं मिल रही, लैक ऑफ लव है। पेरेंट्स ना आजकल बहुत बिजी हैं अपने कमाने में, मम्मी पापा दोनों ही काम कर रहे हैं और बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं। जब बच्चे को समय नहीं देंगे और बच्चे को बोलेंगे अच्छा तू सिर्फ पढ़ ले, तू सिर्फ खा ले, तो 12, 13, 14 साल में जाके जब एक अपोजिट सेक्स से आपको मिलेगा ना आई लव यू, आपके हार्मोन्स तो ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं ना रोल, आप प्यूबर्टी तो अटेन कर ही रहे हैं, आपके हार्मोन चेंजेस हैं, उस समय पर वो फीलिंग आना, वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक फील करना, वो बहुत अच्छा लग गया। तो आजकल ये जो यंगस्टर, अगेन एक्सपोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप कितनी जल्दी आज के टाइम पे आप देखिए कितना जल्दी आपको हर चीज का एक्सेस मिल गया, जो हमारी जनरेशन को शायद कुछ 16-17 साल में पता था तो आज के 9-10 साल के बच्चे को पता है। हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, लैक ऑफ लव फ्रॉम द पेरेंट, पेरेंट के अंदर यूनिटी खत्म हो गई है, मम्मी अपना बिजी है, पापा अपना बिजी है, पार्टीज के अंदर बिजी है, बच्चा अकेला है, बच्चे को पता ही नहीं चल रहा क्या करे, वहाँ वो बाहर की तरफ लव करना। मैं अक्सर अपनी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में, पॉडकास्ट में एक बात बोलती हूँ, अपनी बेटी को एज अ गर्लफ्रेंड ट्रीट करो, उसे ट्रीट करो कि उसको उतना प्यार दो कि उसको सिर्फ बाहर का फेक लव, अपना लव ना नजर आ जाए, क्योंकि यही कुछ चीज़ें आप एक आजकल बहुत ज़्यादा एक और चीज़ कॉमन है जहाँ पे
15 साल की लड़की और 25 साल का लड़का, है ना, एज डिफरेंस इतना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 25 साल का लड़का वो 15 साल की लड़की की साइकोलॉजी के साथ खेल गया। उसको पता है यहाँ पर इसको लव दूंगा, इसको 4 बार अटेंशन दूंगा, इसको केयर दूंगा, ये पागल हो जाएगी मेरे प्यार। और वो क्यों पागल होगी? क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी है। जिस चीज की भूख है उस चीज के लिए मेरे को आगे जाके तलाश है, जिस चीज की भूख ही नहीं है उसकी मैं आगे जाके तलाश। जब मैं अपने पेरेंट्स से सेटिस्फाइड हूँ तो मैं क्यों बाहर जाके डिपेंडेंसी देख रही हूँ? तो वो सूद आउट नहीं हो रहे हैं। लैक ऑफ थिंग्स, लैक ऑफ फैमिली यूनिटी इस कहीं ना कहीं बाहर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पीयर प्रेशर ऑफ हैविंग अ रिलेशनशिप बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है, जहाँ पे लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप को पसंद नहीं कर पा रहे, बट उनको लगता है अगर मेरे पास बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है तो मैं कूल दिखता हूँ। ये जो कूल दिखना, आज के टाइम पे पार्टीज करना इतना हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड इज वेरी बेसिक, और अगर हमने ये नहीं किया तो हमने कुछ किया ही नहीं। और इसका पीछे कारण है माँ बाप का बच्चों के लिए समय ना होना, बच्चों के पास बैठकर इन चीज़ों के बारे में बात ना करना। जब बात नहीं करोगे तो बच्चे बाहर से ज्ञान लेंगे, और जब वो बाहर से ज्ञान लेंगे तो वो हमेशा हेल्दी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आपने बिल्कुल सही बोला है ये चीज़, एंड मैं भी इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। बट आजकल मैंने ये भी देखा है कि बच्चों में अटेंशन स्पैन जो है वो भी खत्म हो गया है। अब जैसे कि सोशल मीडिया पे भी 1-1 मिनट की 30 सेकंड की रील्स आती हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है या फैक्टर है जो कि इसको सपोर्ट करता है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ज्यादा टाइम तक, बच्चे एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सर इसका क्या सॉल्यूशन है? सर हम बात कर रहे हैं बच्चे नहीं कर पा रहे हैं ना। आप ये बात समझिए, जब हम बच्चे थे हमें कितनी आसानी से कम 7, 8, 10, 15 फोन नंबर याद होते थे। आज के टाइम में बच्चों को मम्मी पापा का फोन नंबर के अलावा थर्ड पूछ लो, उनको नहीं पता। मम्मी पापा भी इसलिए पता है क्योंकि स्कूल वालों ने प्रेशर बनाया है, सेफ्टी के लिए आपके बच्चे को जानना है। आजकल पॉपकॉर्न ब्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आ रहा है ना। व्हाट इज दिस पॉपकॉर्न ब्रेन? इज कि बच्चा 30 सेकंड की रील देख रहा है या बड़ा रील देख रहा है। एक रील इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, एक रील इज फुल ऑफ उदासी, एक रील इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। कितना रैपिड आपके ब्रेन के अंदर चेंज हो रहा है, और वो रैपिड चेंज आपको एनवायरनमेंट में नहीं मिल रहा। क्लासरूम बच्चों को बोरिंग लग रहा है क्योंकि उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर, बिकॉज वहां पे बच्चे को कुछ म्यूजिक भी आ रहा है, कुछ विजुअल्स भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका अटेंशन जो है वो बहुत सारे स्टिमुलस के साथ इन्वॉल्व है। अटेंशन स्पैन कम होने के पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा सोशल मीडिया है, क्योंकि बच्चों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है और बहुत मोड से है, ऑडियो, विजुअल, काइनेस्थेटिक, मूवमेंट, कि बच्चे की अटेंशन ग्रैब कर पाना सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो रहा है जब उसको एक्सेसिव स्टिमुलस मिल रहा है। स्टिमुलेशन इन द माइंड, जो हम बच्चे को स्टिमुलेशन दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी होता जा रहा है। अनहेल्दी क्यों हो रहा है? 30 सेकंड के अंदर तो बच्चा अब 12 मिनट की वीडियो देख नहीं सकता बच्चा। अब बच्चे को एक चैप्टर खोल के दो, उसको बोलो ये पढ़ना है, तो अरे मम्मी मैं बोर हो गया हूँ। ये बोरियत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है आजकल पेरेंट्स के। ये चीज को देखना है। अब बच्चों को बोर होने दीजिए, बच्चों को इन चीजों का एक्सेस मत दीजिए। फोन नंबर्स याद करने की मैं बात कर रही थी। हमारी वर्किंग मेमोरी होती है हमारे ब्रेन के अंदर। जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारी वर्किंग मेमोरी का काम है। आप मेरा वेट करते हो कि माला खत्म करेगी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, और माला वेट कर रही है कि आशीष खत्म करेगा, तो मैं ये मेरा ब्रेन काम कर रहा है। अब इसका कॉन्ट्रेडिक्ट देखो, ये वर्किंग मेमोरी है। मैंने आपको बोला आशीष जी प्लीज रिमेंबर 95829, आप बोल रहे हो 95829, और दूसरी बार जैसे मैंने बोला 0 तो आपका 9582 वैनिश हो रहा है। दिस इज लो अटेंशन स्पैन। हम ध्यान ही नहीं रख पा रहे क्या बात हो रही है। वर्किंग मेमोरी न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे मीडिया के इन्फ्लुएंस का, क्योंकि हम अपनी मेमोरी को, हम अपने ब्रेन को सबसे यूज नहीं करें। वी आर बिकमिंग टू डिपेंडेंट ऑन मीडिया, वी आर बिकमिंग टू डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल हेल्प जो बच्चों को मिल रही है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बच्चे हर समय सिर्फ मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लास में उनको होमवर्क नहीं लिखना क्योंकि वो उनकी स्कूल की वेबसाइट पे आ जाएगा। उनका टेंशन नहीं है, उनको लगता है वो इजीली अवेलेबल ऑप्शंस है। जिस चीज का कुछ फायदा है उस चीज का कुछ नुकसान है, और सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चे की अटेंशन स्पैन खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है अटेंशन स्पैन। करेक्ट। ये आपने क्या बोला था? पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन, ये भी अच्छा टर्म है। पॉपकॉर्न ब्रेन का मतलब है कि आपका ब्रेन श्रिंक हो रहा है और आप यू आर लुकिंग फॉर टू इजी स्टिमुलेशन, बहुत इजीली आपको चीजें सेटिस्फैक्शन। माला, आजकल ना एक बड़ा कूल ट्रेंड सा चल रहा है कि बॉडी पॉजिटिविटी, सेल्फ लव का, कि हम जैसे हैं वैसे ही बेस्ट है जी। तो इसके बारे में क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक? इज इट प्रमोटिंग बीमारियां जैसे कि ओबेसिटी
हो गया। जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करती हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन एन ओवरवेट एंड स्पेशली आफ्टर डिलीवरिंग माय बेबी चाइल्ड 6 साल पहले। आई थिंक मेरे को सिजेरियन के बाद काफ़ी मेहनत लगती है अपने वेट लॉस करने के लिए। तो अब 2 तरीकों की बात है कि मैम यू विल से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, तो फिर तो ये आप कभी वेट लॉस की तरफ जर्नी पे जाएंगे ही नहीं। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं अपनी बॉडी के साथ अपना रिलेशन खराब करूंगी, आई विल ऑलवेज से नेगेटिव थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर गलत चीज़ें बोलूंगी, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ एब्यूज कर रही हूँ, अपने आप को बुरा फील करा रही हूँ। और जो इंसान अपने आप को बुरा फील करा रहा है वो अपनी बॉडी के साथ कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं करेगा। सेल्फ लव में ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी बॉडी को मूव मत करो, सेल्फ लव में ये नहीं कहा जा रहा आप एक्सरसाइज मत करो, सेल्फ लव में ये कह रहा है स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। इट इज नॉट जस्ट बॉडी वेट, इट इज योर कलर, इट इज योर हाइट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। आपको एक बीमारी है, आपके वो कंट्रोल में ही नहीं है, आप उसमें अपने वेट को एक्सेप्ट करोगे ना। सेल्फ लव इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ जहां पर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करो। सो वन थिंग इज ऑलवेज अप्रिशिएट द वे यू आर, चाहे वो हाइट, चाहे वो वेट, चाहे वो कलर, चाहे वो बाल, चाहे वो कलर। हमेशा यूथ ना इतना ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आजकल के इन्फ्लुएंसर्स को। आप देखो मेकअप आर्टिस्ट कितने ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एक एक प्रोडक्ट एक एक महीने के अंदर मैं देखती हूँ वो इतने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है उनका मार्केट स्पॉट कहाँ पर है। लोगों की नर्व है दैट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर सेल्फ, तो उनको एक्सेप्टेंस दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन दे लव देयर सेल्फ, उनको ये इजीली गिमिक जो चीजें हैं जो खराब कर रही हैं वो कर नहीं पाएंगे। सेल्फ लव के अंदर ही हम फिजिकल एक्टिविटी भी प्रमोट करते हैं कि आप कुछ करेंगे उससे आपका वेट लॉस में भी हेल्प आएगा। बट ऑलवेज थिंकिंग बैड अबाउट योर सेल्फ, आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे, ये तो मैं 100% जानती हूँ, क्योंकि आप अपने आपके साथ रिलेशन ही नहीं अच्छा रहे। अब जो इंसान कहेगा मैम मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ, 6-7 दिन बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करेगा, 8वें दिन वो ऐसा फटेगा और वो सब कुछ खाएगा, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है। वो आज भी हेल्दी तरीके से वेट लॉस नहीं कर रहा था, उसके लिए हेल्दी खाना वो गलत है, उसके लिए इट इज लाइक अ डाइटिंग। अब वो ये डाइटिंग शब्द जब तक नहीं निकलेगा तब तक उसका रिलेशन उसके बॉडी के साथ अच्छा नहीं। सो अगेन ये ओबेसिटी को प्रमोट करने से ज्यादा ये इंसान को सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखा रहा है। और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं एक चीज देख पाई हूँ आशीष जी, दुनिया में किसी भी चीज का सोल्यूशन चाहिए ना, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए। आपके रिलेशनशिप भी वर्क नहीं कर रहा ना, आप एक्सेप्ट कर लो मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर ये 2 प्रॉब्लम है, अदरवाइज शी इज द बेस्ट, यू आर ऑल्सो नॉट अ बेस्ट। आपके अंदर भी इशूज है ना, एक्सेप्ट कर लो मेरे अंदर ये कमी है, लेट मी ऑल्सो एक्सेप्ट कि हाँ मेरे अंदर कमी है, आई एम अ वेरी केयरलेस पर्सन, बट एटलीस्ट एट द सेम टाइम यू विल हैव 100 पॉजिटिव। सो सेल्फ लव इज ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ द वे यू आर, नॉट ऑलवेज लुकिंग फॉर अप्रूवल। हमेशा दूसरों के अप्रूवल पे मत जाइए कि लोग आपको एक्सेप्ट करना सिखाएं। ओके, किसी को भूत दिख रहे हैं, किसी को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिख रही है, अननेचुरल चीजें दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक आदमी है, उसको भूत दिखते हैं रात को, या उसको लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है बार बार, पीछे देखता है कोई दिखता नहीं उसको, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? सर ये एक बीमारी है, इसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब है एब्सेंस ऑफ समथिंग एंड यू आर स्टिल परसीविंग इट। कोई है नहीं बट फिर भी मुझे भूत दिख रहा है, कोई आवाज है नहीं बट वो आवाज मुझे कंटिन्यूस बता रही है अब तुम ऐसा करो, अब तुम ऐसा करो, अब तुम ऐसा करो। जो अभी हमने देखा मास सुसाइड जो हुआ था आपका कौन से एरिया में था, कोठारी बुरारी केस के अंदर, वहां पे क्या था कि वो आवाज उसको आती थी और वो डायरी में लिखता था वैसा करना है वैसा करना है। ये एक बहुत वेल नोन बीमारी है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को धार्मिक जोड़ दिया जाता है कि उसको भगवान दिख गए, उसको माता आ गई, उसको ऐसा हो गया। प्लीज़ इन भ्रमों से बचिए और इनको ज़रूर देखिए कि ये बीमारी को सॉल्व करिए। ये नॉर्मल नहीं है, किसी के ना होते हुए भी आपको ये फील होना। एंड जब वो क्लाइंट हमारे पास आता है ना, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्योंकि एक बार एक क्लाइंट मुझे एक बात बता रही थी, 22 साल की लड़की थी, मैम मेरे साथ ना सेक्सुअली गलत हुआ गाँव के अंदर। और उसने मुझे कहा मैम रुको। मैंने कहा क्या हुआ? मैम ये आवाज़ मुझे मना कर रही है, माला मैम को सारी बातें मत बता। ओह गॉड, है ना। अब एक क्लाइंट को मैंने एक दिन बोला टॉफी, मैम आप साथ वाले को क्यों नहीं दे रहे? मेरे साथ में तो कोई है ही नहीं। मैम यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है ना, उसको टॉफी दो। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस कुछ नहीं है, आप फिर भी परसीव कर रहे हो कि वहां पे कुछ है। उस बीमारी को आपको ठीक कराना चाहिए। कैसे ठीक कैसे होगी इसका कुछ? सर इसमें मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन ये एक आपका केमिकल लोचा है, आपकी केमिकल इम्बैलेंस है। और जो केमिकल, जैसे आपका थायराइड बढ़ता कम होता है, शुगर बढ़ती है कम होती है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं जिनके एक्सेस होने की वजह से आपके ब्रेन को एक्सेस इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है ना। एक क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है मुझे ऐसा लगता है हर जगह कैमरे हैं,
लोग मुझे पीछा कर रहे हैं, लोग मुझे मारना चाहते हैं, देयर इज ऑलवेज अ फियर दैट पीपल आर आफ्टर माय लाइफ। इट इज़ अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। आपको मेडिसिन, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, सब चीज़ें होलिस्टिक लेने की बहुत इंपॉर्टेंस है। मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है इन केसेस के अंदर। ओके। यस। और एक और चीज़ जो कि हम मूवीज़ में भी देखते हैं, बट मूवीज़ में तो दिखाया जाता है कि साइंस फेल हो गया और जो दूसरी चीज़ें दूसरी चीज़ें। धार्मिक चीज़ें वो ज़्यादा सफल है। बट मैं ये पूछना चाहूँगा, वो मल्टीपल डिसऑर्डर वाला किस्सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा है या फिर किसी को अपने अंदर 3-4 लोग महसूस होते हैं, या फिर अलग अलग टाइमिंग पे वो किसी और की आवाज़ निकाल रहा है, कभी किसी और की आवाज़ निकाल रहा है? हाँ जी। तो ऐसे कोई केसेस आते हैं आपके पास? अगर नहीं भी आते तो बट फिर भी अगर कोई आए तो उसका क्या सोल्यूशन है? सर लेटली अगर मैं बोलूँ तो लास्ट 6 महीने साल से ऐसा केस नहीं आया। 1-1.5 साल पहले की बात है जहाँ पर एक केस आया जहाँ पे एक लेडी वाज गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स और उसका बच्चा था, तो वो कभी कभार ना उस बच्ची की बहन बन जाती थी और वो उसको एक्टिंग करके दिखाती थी, मैं तेरी बहन हूँ, थी वो मम्मी, मैं बहन की तरह एक्ट करती हूँ, मदर की तरह एक्ट करती हूँ। दिस इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगेन इसको तांत्रिक और इन चीज़ों से जितना बचा जा सके उतना अच्छा है। ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड दवाइयाँ, थेरेपी, काउंसलिंग, फैमिली सपोर्ट से ही ठीक करा जा सकता है। ओके। बट हमने मूवीज में तो देखा है कि सर कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ मूवीज में दिखाया है। आपका स्प्लिट पर्सनैलिटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है ना। जैसे एक बार एक ऐसी बीमारी भी होती है जिसमें इंसान कभी कभार उदास होता है और कभी कभार इतना तेजित हो जाता है, एनर्जीज बढ़ जाती हैं, उसका मन करता है मैं सब कुछ अपने काबू में कर लूँ। ये सब साइकोलॉजिकल बीमारी हैं और एक नहीं है। लोग सिर्फ डिप्रेशन जानते हैं साइकोलॉजिकल बीमारी, उसमें बहुत सारी बीमारियां। नहीं तो आप बता दो ना साइकोलॉजी में क्या क्या और बीमारियां होती है, मतलब 5-7 बीमारियां बताओ और उसको एक्सप्लेन भी करो थोड़ा। तो देखिए हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि साइकोलॉजी में सिर्फ डिप्रेशन नहीं है। हम लोग सिर्फ जनरली बोलते हैं इसको डिप्रेशन हो गया। तो जैसे कि एक केस आपने मुझे बोला कि जिसमें लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको आवाज़ सुनाई दे रही है पर कोई आवाज़ नहीं है, तो एक ऐसा केस है जिसमें उसका रियलिटी के साथ टच खत्म हो गया। जब उसका रियलिटी के साथ टच खत्म हो गया, इसको हम बोलते हैं साइकोसिस डिसऑर्डर। साइकोसिस डिसऑर्डर हर वो डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का रियलिटी के साथ टच नहीं है, उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। मैम उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसका मतलब मैं किसी एक ऐसी चीज को सच मानती हूँ जो कि सच नहीं है। डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ होता है जो इंसान की, जिसका कोई असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है। एक क्लाइंट आता है जो मुझे कहता है मैम आपको पता है जो भी केजरीवाल जी करते हैं, जो भी पॉलिटिशियन करते हैं, वो मेरे से ही तो पूछ के करते हैं, वो सारी चीजें मेरे से ही तो पूछते हैं, अब मैं ही तो उनको गाइड करता हूँ। दिस इज डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। उसको लगता है मैं बहुत ग्रैंड आदमी हूँ, मैं ही सबको बताता हूँ और मेरी ही चीजें चल रही हैं। एक आता है ब्रॉडकास्टिंग, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। मैम मैं जो सोचता हूँ वो टीवी में आ जाता है। ये सब बीमारियों के रूप है। मैंने जो सोचा वो सब टीवी में आ गया। एक क्लाइंट मुझे कहता है मैडम आपकी घड़ी में लाइट क्यों चल रही है, आप मेरी हर बात रिकॉर्ड कर रहे हो और मुझे पता है आज आप आज तक में देने वाले हो, आपको बहुत पब्लिसिटी मिली। तो दीज आर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और हमें इसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बोला हेलुसिनेशन, आवाज नहीं है बट आपको आवाज सुनाई दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा बट आपको, मतलब कुछ है नहीं बट आपको दिखाई दे रहा है, आपको कुछ एक अलग सी सेंसेशन अपनी बॉडी पे हमेशा कंटिन्यूस महसूस हो रही है। ये सब कहीं ना कहीं बीमारी का रूप है। दिस आर व्हाट यू कॉल एज हेलुसिनेशन, विजुअल, ऑडियो और ये सब आ गया। देन ऐसा मान लेना कि मैं जो भी बात सोचूं वो मीडिया में चला जाएगा, मैं जो भी बात सोचूं वो अखबारों में आ जाएगा, मैं जो भी बात सोचूं वो दूसरा इंसान मेरी बात सुन लेगा। मैम मेरी बॉडी में एक चिप लगी हुई है, वो चिप हटवा दी जाए तो मैं रिलीफ होऊंगा। वो इंसान कंटिन्यूस डॉक्टर्स के पास जाएगा बट उसको कहीं ना कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा। ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसको हम बोलते हैं साइकोसिस। अब आते हैं दूसरी साइकोलॉजिकल बीमारी। आप बहुत बार देखते हैं हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, इनफैक्ट जवान लोग भी हजारों डॉक्टरों के पास जाएंगे, डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी उन्हें। नहीं मैम वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, मैं ना दूसरे गोडो वाले डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं ना दूसरे नी रिप्लेसमेंट वालों के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। और क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है? बिकॉज मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ी बीमारी है बट डॉक्टर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इज लॉट ऑफ टाइम जो लोगों को इसके में प्रॉब्लम आ रही है, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे इंसान को लगता है कि मुझे कोई बीमारी फिजिकल है बट वो फिजिकल बीमारी नहीं है, उसको वो कहीं ना कहीं थॉट्स है, थिंकिंग है, बट पेन हो रहा है, उसका लेग पेन उतना ही हो रहा है जितना हो सकता है। इसी तरीके से हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसमें इंसान मुझे आके बोलेगा मैम मुझे ना कैंसर है, डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मुझे फाइंड आउट करना है। इस तरीके से हेल्थ डिसऑर्डर आता है।
आज के टाइम पर आफ्टर कोविड अगर मैं बोलूँ आशीष जी, बहुत ज़्यादा केस बढ़ चुके हैं हेल्थ एंजाइटी के, जहाँ पे लोग आर टू मच कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ। उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी और वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, बिकॉज हम लोगों ने बहुत अनसर्टिनिटी देखी है कोविड के दौरान, और एवरीबडी वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि हमारी फैमिली कैसे टेक केयर करेगी, मैं कैसे टेक केयर करूँगा। तो हेल्थ एंजाइटी वाला इंसान हमेशा क्या करेगा, हर थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर चेक कराएगा, अपना ऑक्सीमीटर लेके चलेंगे, वो हमेशा अपनी बेसिक अपनी बॉडी को हमेशा कंट्रोल रखना चाहते हैं। एंड देन जब वो जितना ज्यादा सोच रहे हैं उनका पैनिक क्रिएट हो रहा है। किसी को कोई बहुत ज्यादा वहमी इंसान है, मतलब इसने ये टच कर लिया तो मैं नहीं करूंगा, या इसने वो बोल दिया तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, बिल्ली रास्ता काट गई तो मैं ये नहीं करूंगा, सुपरस्टिशियस बनता है कोई। यस। तो ये भी एक बीमारी होती है, क्या है? अगेन इसका एक्सेस होता है। अगर आप बहुत बार सफाई, ये ऐसे नहीं पड़ा होना चाहिए, इसको बिल्कुल ठीक रखो, ये गिलास ऐसे नहीं होना चाहिए। मदर्स के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, हर बुक लाइन से लाइन लगी होनी चाहिए, ग्लासेस लगे होने चाहिए, इट्स एन OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर हमेशा मेरे दिमाग में एक ऑब्सेशन रहता है कि अगर ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई, मैंने अगर इस तरीके से ये वाला काम नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ अननोन, कुछ गलत हो जाएगा। एक क्लाइंट आता है मेरे पास जो मुझे कहता है, मैम मैं 4 बार चाबी अगर अपनी बाइक की नहीं उतारूंगा तो मुझे ऐसा लगता है 3रा नंबर 6ठा नंबर इज नॉट लकी नंबर फॉर मी। तो 3 नंबर 6 नंबर 9 नंबर, ये जो सारे ऑड नंबर्स हैं ये मेरे लिए बुरे हैं। अगर इतनी बार ये कोई काम हुआ है तो मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ, और वो रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर वैसा नहीं करा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। OCD एक ऐसी बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि उसके कोई थॉट्स हैं, वो अगर नहीं हुए तो उसको एंजाइटी बढ़ती है। अब उसको एंजाइटी बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो कुछ कंपल्शंस करेगा जिससे उसकी एंजाइटी खत्म हो जाए। मैडम मेरे को ना सुबह इतनी एंजाइटी होती है, मुझे समझ नहीं आता, मैंने ऐसा सोच लिया मैं 15 बार हाथ धोऊंगा। 15 बार हाथ धोए ही थे उसने कि 16वें टाइम उसको फिर एक थॉट आ गया कि आज तेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, फिर वो 15 बार हाथ धोएगा। तो वो 2-2 घंटे तक हाथ ही धो रहा है। Oh shit. है ना, लिटरली उनकी स्किन शील्ड हो चुकी है, पर लेकिन उनको वो हाथ धोना उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। जैसे अगर किसी ने ये टच कर लिया, एक क्लाइंट आई है, बच्चा आया मेरे पास, जिनकी मदर ने बच्चे की बुक्स वॉश कर दी। अब आपको क्या, मैं बुक्स वॉश कर दी, बिकॉज उसको लगता है जो भी कोई चीज बाहर से आ रही है इट्स फुल ऑफ कंटेमिनेशन। एक क्लाइंट आज से कुछ साल पहले मेरे पास आए थे जिसके हस्बैंड अमेरिका में काम करते हैं। वो लेडी को ऐसा लगने लग गया कि जब भी अमेरिका से कोई चीज़ आएगी वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। वो हस्बैंड अमेरिका से जब इंडिया आते हैं तो वो 2-2 महीने अपने घर पे नहीं रह पाते हैं, बिकॉज उनके मन में एक बिलीफ बैठ गया कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। किसी भी चीज़ का बिलीफ अति से ज़्यादा आपको जब दिक्कत देने लगे, आपकी फंक्शनल लाइफ को खराब करने लग जाए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बीमारी के साथ। माला, एक कोई ऐसा केस बता दो जो आपके पास आया था, जिसे आपने डील किया लेकिन आपने बिलीव नहीं किया कि ऐसा भी कोई केस हो सकता है। मेरे पास एक केस आया सर, बॉम्बे से वो लड़का है और अभी वो आजकल दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ कर रहा है। और वो जब लड़का आया ना तो वो बहुत शाबी लग रहा था, बहुत अच्छे वेल मेंटेन नहीं था, ग्रूम नहीं था, बहुत उसमें था। और जब मैंने उसको बोला अच्छा आप अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तो वो माँ बाप नहीं बोलना चाहता, वो उनको मम्मी पापा नहीं बोलना चाहता, वो नाम बोलना चाहता था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नाम बताओ। और उसने कहा, मैंने कहा अच्छा आपकी मदर कौन है? कहता मैम प्लीज़ माँ मत बोलो। मैंने कहा क्यों? कहता मैम उस लेडी ने ना मुझे क्या करती थी, वो मुझे मारती थी, वो सिगरेट पीती थी और सिगरेट के बट से ना मुझे गरम गरम हर्ट करती थी। तो वो एक ऐसा केस मैंने देखा है जहाँ पे पेरेंट किसी भी हद तक अपने बच्चे को बुरा महसूस करा रहे हैं। एक केस आप बिलीव नहीं करोगे जहाँ पे मेरे को उसने बताया कि मेरे पिताजी, वही वाला केस, मेरे पिताजी मुझे उल्टा टांग देते थे। मेरे पिताजी मुझे 6-6 घंटे लॉक रखते थे अगर मैं उनके साथ कुछ बदतमीजी करता था। तो पेरेंटल ट्रॉमा की वजह से जो प्रेजेंट लाइफ में हम लोग सफ़र करते हैं, बिकॉज आई डोंट फील आई बिलोंग टू एनीबॉडी। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बेसिक नेसेसिटी होती है दैट यू बिलोंग टू सम प्लेस। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पेरेंट्स बच्चों को बहुत हार्म कर रहे हैं। हम बहुत अक्सर आपकी लीगल प्रोफेशन के अंदर भी हम बहुत अक्सर बात करते हैं बच्चों ने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया। हम बहुत अक्सर बात करते हैं बच्चे माँ बाप के साथ अच्छे नहीं, बट हम वो बात ही नहीं कर रहे जो माँ बाप बच्चों के साथ अच्छे नहीं है। हमने माँ बाप को ना बहुत भगवान का रूप बना दिया है, बहुत आइडियल बना दिया है, बट माँ बाप बच्चों के साथ बहुत बार अच्छे नहीं है। वो छोटे से लेकर, एक माँ अगर एक छोटे बच्चे को कोसती रहे, तेरी वजह से मैं इस रिश्ते के अंदर हूँ, मुझे तो रिश्ते में रहना ही नहीं था। एक माँ अगर एक बच्चे को कोसती रहे, तू तो है ही ऐसी, तेरी वजह से मेरी बदनामी हो गई, सिर्फ वो एक रिलेशनशिप में गई, वहाँ ऑनर वाली बातें आ गई। एक माँ अगर अपने बच्चे को कोसती रहे कि तेरी वजह से तो
तो हमारा पूरे खानदान का नाम खराब हो गया। जिसको माँ बाप से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती ना, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट जहाँ पे बच्चों ने माँ बाप के साथ गलत किया। ये जो केस मैं आपको बता रही थी, वो लड़के की पूरे शरीर में मार्क है एंड ही हेट हिमसेल्फ। वो अब अपने आप को खुद मारता है। आप देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, अपने हाथ काटना लड़कियों को अच्छा लगता है। और बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे वो अपना एग्रेशन इस तरीके से निकालती है, अपने आप को मारती है, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर वो तरीका देखा है कि जब लड़ाई झगड़ा हो तो अपने आप को मारो, जब अपने आप को फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो अपने आप को ऐसे करो। तो जो हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली जो टॉक्सिसिटी फैला रही है ना, वो हमारा यूथ खराब कर रही है। सिर्फ समाज से गलतियां नहीं हो रही, गलती पहली चीज शुरुआत हमारी परिवारों से। I mean, ये बात भी आपने सही बोली कि माँ बाप को आप भगवान मत बनाओ। फिर अगर आप भगवान बना देते हो तो आप वो होप लूज कर देते हो कि माँ बाप भी गलती कर सकते हैं। बट आप एक चीज बताओ कि बच्चे को अगर मारे नहीं, अगर हम बच्चे को प्यार से बोले कि बेटा ये चीज मत कर, बट वो फिर भी दोबारा करी जा रहा है, वो चीज करी जा रहा है, तो उससे डील करने का क्या सही तरीका? आपने बच्चे को बोला बच्चा मोबाइल मत लो, अब वो तो मोबाइल लिया जा रहा है, मैम मैं क्या करूं, मैं तो मारना भी नहीं है। अब मारने और प्यार में बीच में एक राय है। एक है कि मैम चलो ये मारूंगा नहीं तो इसको 2 घंटे देता रहूंगा, नहीं, यू हैव टू बी वेरी फर्म। आपको बहुत फर्मली बात करना है। हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है, या तो हम सप्रेस करते हैं या हम एग्रेशन में आते हैं। मैं अपनी नीड को दबा लूंगा। जब आप अपने बच्चे के पास जाकर आई लेवल कॉन्टैक्ट करके कामली उसको बोलोगे नाउ आई वांट यू टू गिव फोन, आपकी आवाज इतनी फर्म होनी चाहिए कि वो बच्चे को कनेक्ट कर पाए, ना कि उसको सिर्फ दहशत दे, सिर्फ फियर ना दे, क्योंकि फियर बहुत टॉक्सिक है। बच्चे को ये फियर दे देना, अगर तूने मोबाइल नहीं दिया तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, या मैं तुझे कमरे में बंद कर दूंगा, या बाबा आएगा और तुझे ले जाएगा। एक पेरेंट आता है मुझे बोलता है मैम मैं तो हर बात पे मेरे घर पे ये बोला जाता है तूने ये नहीं किया, तूने खाना नहीं खाया पुलिस ले जाएगी तुझे, तूने ऐसे नहीं किया वो ऐसा हो जाएगा। तो आपका दिमाग कितना ज्यादा नेगेटिव हो गया। कमिंग बैक टू दिस, जब माँ बाप बच्चे को मारे नहीं तो उसको फर्मली अपनी बात को रखें। हर चीज को मजाक में बच्चों को जस्ट वो मत कर दीजिए। आजकल बहुत सारे केसेस में देखा जाता है मैम मैं तो अपने बच्चे का ना दोस्त बनता हूँ। वो दोस्त में आपने बच्चे को इतना इरिटेट कर दिया कि वो बच्चे ने आपको कैजुअली लेना शुरू कर दिया। वो बच्चे की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। आपको अर्न करनी पड़ेगी रिस्पेक्ट, जो मार पिटाई से तो नहीं आएगी, मजाक से तो नहीं आएगी, एक फर्म बिहेवियर से आएगी। वो इम्पोर्टेंट है। काफी सारी बातें सीखी माला आपसे, एंड यू नो आई एम वेरी मच श्योर कि जनता ने भी बहुत कुछ सीखा है आपसे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, बहुत अच्छा सेशन रहा, और फिर से मिलेंगे एक और सेशन में। थैंक यू सर। और आपका टाइम लेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है, एंड अभी कुछ चीजें रह गई होगी जो कि जनता बताएगी नीचे कमेंट बॉक्स में, और जो रह गई है वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू सर। गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कुछ सीखने को मिला है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, इनफैक्ट इसी हफ्ते आएगी।